वो फिल्म की मैं वेट करता रहा तकरीबन 2 महीने उस कॉल की, और मुझे कुछ कॉल नहीं आया। और फिर मुझे मालूम पड़ा कि फॉर दैट रोल माधवन इज डूइंग, आर माधवन, मैडी इज डूइंग दैट रोल। मेहरुनिसा बनने वाली थी तो उसमें बच्चन साहब थे, ऋषि कपूर सर थे, और उनकी जो कहानी जर्नी एक जाती है पास्ट में, वहाँ पर मैं उनका रोल प्ले कर रहा था। तो वो फिल्म नहीं हुई। आज की डेट में इट्स अबाउट ट्रेड वैल्यू, कितनी आपकी फिल्म चल गई, क्या चल गया, कितना इंस्टाग्राम है, कितना सोशल मीडिया है। इट्स अबाउट पॉपुलैरिटी। पीपल वांट टू बी फेमस राइट नाउ, पीपल डोंट वांट टू एक्ट। इफ यू वेरी अनकन्वेंशनल तो आपको अच्छा एक्टर मान लिया जाता है, ये क्या बात है। विंग कमांडर रवीश मल्होत्रा के रोल के लिए आई वॉज शॉर्टलिस्टेड, और स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा जो थे वो शाहरुख खान प्ले कर रहे थे। हमारे यहाँ थोड़ा सा हम हिंदी से दूर हो गए, हर चीज़ अंग्रेजी में। तो जब आप अपनी भाषा से दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपने फिल्में जो है सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्ट के लिए या पर्टिकुलर जगह के लिए नहीं बनानी ना, अपने पूरे हिंदुस्तान के लिए फिल्में बना रहे हो, तो फिर फिल्म कैसे चलेगी। इफ़ यू वॉच बिग बॉस, यार 5 मिनट नहीं देख सकते आप यार, मतलब वहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े गाली गलौज क्या क्या हो रहा है यार। और अगर वो स्क्रिप्टेड भी है थोड़ा सा कि आज एक्साइटिंग बनाओ, अब कोई ऊंची नीची बात करेगा तो यार मेरे को मार ही खाएगा फिर। एज एन एक्टर इज इट पार्ट ऑफ द कास्टिंग प्रोसेस? बिकॉज आपने कहीं बोला भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इट्स लाइक अ पोर्टफोलियो इंस्टाग्राम। नहीं, वो है, वो इस हिसाब से है कि जिन लोगों की रीच नहीं है, जो बॉम्बे में नहीं है या ऐसी जगह पर नहीं है जहाँ पर फिल्में बनती हैं या प्रोडक्शन हाउसेस हैं, तो अगर कोई अच्छी चीज़ है और किसी की नज़र में आ रही है तो इट्स वेरी गुड यार। आपकी फार आउट रीच हो गई ना, आप मतलब Right. कहीं दूर दराज बैठे हैं, आप नहीं आ सकते, तो अगर कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर या कोई भी जो है वो आपको देख ले। जैसे एक दिन मैं बैठा हुआ था किसी के साथ में, एक प्रोड्यूसर है उनके साथ में, तो उन्होंने बताया एक लड़के के बारे में, कह रहे वो पुराने गानों के ऊपर कभी कहीं खड़ा होकर डांस कर रहा है, कभी कहीं खड़ा होकर डांस कर रहा है। सो ही इज अ गुड डांसर। नॉट सेइंग दैट्स अ क्राइटेरिया कि अभी इसको कास्ट ही करना है। मतलब कहने का ये है कि भाई जिसकी भी जो टैलेंट है वो दूर दराज बैठे भी नजर आ रही है, वो तो सब ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, एक इन्फॉर्मेटिव हो, इंस्पिरेशनल हो, पोर्टफोलियो आपका ठीक है, उसको वो भी कह सकते हो, बट नंबर्स शुड नॉट बी द बेंचमार्क फॉर योर टैलेंट। ट्रू। जो आजकल बन गया है, जो बड़ी कमाल की एक नौटंकी है कि यार मतलब अरे ही इज गॉट सो मेनी मिलियन फॉलोअर्स। भैया वो सब ठीक है, स्क्रीन पर चीज बैठ रही है बराबर कि नहीं बैठ रही है। Right. सिर्फ आप नंबर्स को देख कर नहीं ना आप ये कह सकते कि हाँ नंबर्स हैं इतने तो कास्ट कर लो। इसका रीज़न ये है क्योंकि प्रोड्यूसर सोचते हैं कि अगर मैं इस पर इन्वेस्ट करूंगा तो उसकी ऑलरेडी एक मार्केट है, नहीं, तो आरओआई निकल जाएगा इसके नहीं, फॉलोअर्स। ऐसा नहीं होता। वो एंटरटेनमेंट के लिए आपने अपना एक रील देख ली हाँ 15 सेकंड 20 सेकंड की, राइट। डज इट मीन कि आप 3 घंटे की फिल्म वो सब चीजें होल्ड कर पाओगे? नो ऑफ कोर्स नो। है ना? सो व्हाई दे इन्वेस्टिंग ऑन दोज पीपल? Nobody is investing on those people. There are few times that people just look at the numbers कि कोई पॉपुलर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब हर आदमी जो उस जगह पे नंबर्स लेके बैठा है उस वो सिर्फ नंबर्स ही हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं उसमें बहुत जी। बट एट द सेम टाइम आई फील कि कहानी के अंदर सब चीज़ें सही बैठनी चाहिए ना। वो बहुत लंबा प्रोसेस है। वो ऐसा नहीं है कि आपने 15 सेकंड की रील बना के डाल दी जी। तो आप 3 घंटे में जो भी आप कर रहे हो, आपका 1 घंटे का रोल है, 3 का है, 5 मिनट का है, आप उस चीज़ में सब चीज़ों को होल्ड कर पाओगे। Just dancing on the street does not mean you're going to say the dialogues the way the director wants you, or you're going to narrate the story, or you're going to justify the character that you're given. That's a different process altogether, ना। उसके लिए तो बहुत मेहनत है, उसके लिए तो डायरेक्टर का खैर आई डू बिलीव कि सारे ही अच्छे एक्टर होते हैं। ऐसा डायरेक्टर्स विजन कैसे आपसे क्या करवा रहा है। टीवी में ज़्यादा होता है कि टीवी में वो छोटे छोटे रोल्स होते हैं या कुछ है करना है उनको, रियलिटी वगैरह, तो उसमें वो कास्ट कर लेते उसमें हो जाता है, उसमें पॉपुलैरिटी की वजह से हो जाता है, हैं, उसमें ज़्यादातर हो जाता है। बट फिर ये भी आपने देखना है कि जो नंबर्स हैं वो एग्जैक्ट नंबर्स हैं क्या, जी। यू नो, इज इट मेकिंग इवन सेंस, इज इट रियल ऑडियंस, या फिर आपने ऐसे ही ये बिग बॉस में भी पिछले 2-3 सीजन से वो रियलिटी वालों को लेकर आ रहे थे सारे इसके ऊपर, जितने भी इंस्टाग्राम और इन्फ्लुएंसर, पर इस बार सुनने में आ रहा है कि वो नहीं लेंगे, वो अब वो एस्टैब्लिश लोगों को ही लेंगे। तो फिर अब ये देखिए ना, थोड़ा सा जो सम सेंस प्रिवेल्ड whenever it prevailed because again if you watch Big Boss, यार 5 मिनट नहीं देख सकते आप यार, मतलब वहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े गाली गलौज क्या क्या हो रहा है। व्हाट आर यू, उसका मतलब क्या है मुझे नहीं आज। आप देखते हो बिग बॉस, कभी देखा है? मैंने कभी नहीं देखा, मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। लोग बोलते हैं चल रहा है बिग बॉस, तुमने देखा? नो आइडिया। आई हैव फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त गए हैं बिग बॉस में,
मगर कभी ऐसा लगा नहीं कि यार मैं बैठ के देखूं क्या, और क्योंकि वहाँ पे लड़ रहे हैं एक दूसरे से सिर्फ। क्या ऐसा कभी होता है आपके साथ? क्योंकि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि एक्टर्स जो है ना बिग बॉस में जाते हैं और अपने सारे इमोशंस दिखा देते हैं कि वो लड़ भी रहा है, वो झगड़ भी रहा है, वो अनफिल्टर्ड भी है। तो एज एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो एक्टर वहाँ खर्च हो जाता है, उसके बाद मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है उसका और कुछ काम देखने में। ऐसा आप भी समझते हैं? इत्तेफाक आप, करते हैं इस बात आपने से? अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया, मैं क्या उसके बारे में कहूँ। जब आपने सारी की सारी चीज़ें, आपने मिस्ट्री ख़त्म कर दी, आपने एक जो मिस्टिक एलिमेंट है वो ख़त्म कर दिया, तो फिर आप क्या देखना चाहोगे, क्या जानना चाहोगे उसके बारे में? थोड़ी सी तो मिस्ट्री होनी चाहिए ना हर आदमी के बारे में, हर इंसान के बारे में। सोशल मीडिया पे तो ऑन द अदर हैंड ऐसा है कि सब कुछ पता है कि वो कहाँ खाना खा रहा है, मेरा फेवरेट एक्टर कहाँ। वही तो बोल रहा हूँ कि मतलब वो चीज़ ठीक नहीं है ना भाई, इतना ज़्यादा आप नहीं ना, मतलब सीधा बेडरूम में घुस गए आप, वो चीज़ उसी की बात कर रहा हूँ। पहले एक इंट्रीग होता था कि आप जिन लोगों को पसंद करते थे उनकी लाइफ के बारे में जानना, उनकी हैबिट्स, उनकी चॉइसेस, उनके गुड बैड अगली जो भी उनके लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में जानने के लिए यूज्ड टू बी एक्साइटेड। राइट। नाउ व्हेन एवरीथिंग इज राइट देयर ऑन योर फोन एंड यू कैन वॉच इट। सुबह सबसे पहले उठ के आप इंस्टाग्राम ऑन करते हो, रात को सोने से पहले इंस्टाग्राम ऑफ होता है। जी। सो फिर इंट्रिग वैल्यू क्या रहेगी इसमें, यू नो? आपको कॉल आया था बिग बॉस से? मेरे को बहुत बार आया, बड़े सालों तक आया। दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी। अच्छा, एक ही रीज़न नहीं करना? मतलब मुझे समझ ही नहीं आता, वहाँ जाके लड़ाई झगड़े थोड़ा ना करने हैं आपने। और अगर वो स्क्रिप्टेड भी है थोड़ा सा कि आज एक्साइटिंग बनाओ, अब कोई ऊंची नीची बात करेगा तो यार मेरे से मार ही खाएगा फिर। कोई ऊंची नीची लैंग्वेज यूज करेगा तो दैट डजंट गो वेरी वेल विद मी। आप दिल्ली से हैं मुझे पता है। नहीं, बात दिल्ली की या बॉम्बे की नहीं है यार, ये होता है कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट वाली एक, बिकॉज इफ यू आर यू नो डाउन टू अर्थ एंड पोलाइट, दैट शुड बी टेकन एज अ वीकनेस। आपका नाम अर्जुन ही है रियल नेम या दीपक है? नहीं, अर्जुन। दीपक आपने शायद यूज किया था साउथ यूज किया था तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में। ओके। अर्जुन का मतलब थोड़ा अगर आप एडुकेट करें। अर्जुन का मतलब 4-5 इसके मतलब है। अर्जुन इज अ पंजाबी नेम जो हमारे 5वें गुरु अर्जन देव जी के नाम पर है। ओके। और अर्जुन मीन्स टू प्रोक्योर, अर्जित करना। एंड अर्जुन समटाइम्स इज अ डच नेम एज वेल, which is sometimes spelled as ARJAN, कभी कभी उसको ARJEN भी कर देते हैं। ओके। एंड मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि अर्जुन मीन्स द आर्चर, जबकि अर्जुन को आर्चर माना जाता है। जी। अर्जुन मीन्स द आर्चर एंड अर्जुन मीन्स वाइट। दैट्स व्हाट आई रेड ऑन गूगल। ओके, इंटरेस्टिंग। तो जब ये अर्जुन बड़ा हो रहा था और रेबलनेस थी, गुस्सा था, इस सब के बीच में आर्ट कहाँ से मिल गया आपको? वो एस्केप था कि यार? नहीं, एस्केप नहीं था यार। एक्चुअली मैं ट्रेनिंग कर रहा था, आई वांट टू बी अ पायलट, आई स्टिल फ्लाई एज अ हॉबी। तो मैं दिल्ली ग्लाइडिंग क्लब जाता था, दिल्ली फ्लाइंग क्लब, वहाँ पे ग्लाइडिंग करता था। और मेरे फादर ने थोड़ा सा एक वो इनटू ट्रांसपोर्ट बिजनेस, तो हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट शुरू किया काफ़ी बड़ा। और उस टाइम पर ये हो गया कि भाई पढ़ाई लिखाई कर लो थोड़ी सी, यू नो, पढ़ लिख लो। माय फादर सेड आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर ले, क्योंकि कल को इफ़ यू वांट टू हैंडल द बिजनेस तो यू कैन। नाउ सी देयर यू हैव टू सेग्रीगेट बोथ द थिंग्स। सोसाइटी में आपने जीना है तो जो आपकी पर्सनल फीलिंग्स हैं, लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, या जो आपका एटीट्यूड है, वही आप एटीट्यूड लेकर अगर वही प्रोजेक्ट करोगे लोगों के सामने तो वो गलत है। वो आपकी पर्सनल चीज़ है ना। हमारी सबकी पर्सनल जर्नी होती है, हमारी सबकी पर्सनल स्ट्रगल्स होती हैं, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, सब तरह की। दूसरे को, किसी को कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से। तो आप वो अपना फसाड बनाकर अगर आप चलोगे तो यू विल नॉट फिट इन द सोसाइटी। तो वो एक अलग था। आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने के बाद में, मतलब व्हाइल आई वाज डूइंग आर्किटेक्चर, उसी टाइम पर थोड़ी बहुत मॉडलिंग शुरू कर दी, कभी कोई शूट कर लिया, कभी कोई एडिटोरियल कर लिया। तो एक जहन में थोड़ी सी बात आ गई कि यार चलो करके देखते हैं। जी। और बॉम्बे आया तो मैंने कुछ म्यूजिक वीडियोस किए, एडवर्टाइजिंग का काम। ये कौन सा ईयर था बॉम्बे आया? हैं? ईयर कौन सा था? ये ईयर था ऑलमोस्ट 2001। ओके। तो कॉलेज से सीधा ट्राई किया, थोड़ा बहुत मॉडलिंग की। फिर मैं टू एंड फ्रो जाता रहता था, कभी दिल्ली हूँ, कभी बॉम्बे में हूँ। उसके बाद में मुझे ब्रेक मिला तेलुगु फिल्म्स में। तो जब तेलुगु फिल्म पहली मैंने स्टार्ट करनी, तब मुझे थोड़ा सा ये रियलाइज हुआ कि अब सीरियसली आई शुड बी डूइंग इट, राइट। यू नो। तो ये कैसे था कि आप
एक लैंग्वेज से वाकिफ़ नहीं होंगे ऑब्वियसली तेलुगु से, तो उसके डायरेक्टली रोल मिलना। यार थैंक्स टू द डायरेक्टर। मैंने उनको बोला जब मैं उनसे मिला पहली बार, मेरे पहली फिल्म के डायरेक्टर सानायाद रेड्डी सर, उनसे मैं मिला, मैंने कहा सर मुझे तेलुगु नहीं आती है। सो हिज आंसर वाज डोंट वरी, विल मैनेज इन डबिंग। मैं ये सोच रहा हूँ यार डबिंग में मैनेज करोगे मगर मुझे बोलनी तो पड़ेगी। तो एक थोड़ा सा फ्लेयर फॉर लैंग्वेजेस है शुरू से, क्योंकि मैं थिएटर वेटर थोड़ा बहुत एमेच्योर लेवल पे करता था, प्रोफेशनली बाहर जाके नहीं, मतलब स्कूल कॉलेज लेवल पर। तो इतना कॉन्फिडेंस था कि भाई कैमरे के सामने आपको जो दिया जाएगा आप कर लोगे, एक्टिंग कर लोगे। मगर ये है कि थैंक्स टू हिम ही शोड दैट कॉन्फिडेंस इन मी, और वो फिल्म उन्होंने बड़े कमाल की शूट करी, बहुत अच्छी चली। तो जब एक फिल्म चल जाती है इन द लैंग्वेज दैट यू डोंट नो, पिकअप कर ली थी मैंने, काफ़ी अच्छे से पिकअप कर ली थी, इन द सेंस के जब आप अपने इर्द गिर्द का माहौल सुन रहे होते हैं सुबह शाम, और आपको ये होता है कि यार मुझे सीखनी है, तो कहीं ना कहीं आप वर्ड्स को जोड़ना शुरू कर देते हैं और अपने आप को कोशिश करते हैं कि जितना अच्छी तरह समझ सकूं। और छोटी मोटी चीज़ें जो आती थी वो पूरे कॉन्फिडेंस से बोलते थे ताकि दूसरे को लगे कि आपको आती है। So, उस तरह से हुआ, एंड देन ऑब्वियसली 4-5 फिल्म्स फॉलोड अप। फिर कभी मैं दिल्ली, कभी यहाँ पे, कभी हैदराबाद, सो दैट वे टू एंड फ्रो चलता रहता था। बट उस समय का स्ट्रगल कैसा था? क्योंकि मैं अब देखता हूँ, अब जो एक्टर्स आते हैं क्राफ्ट पे बहुत जोर देते हैं, हर जगह बस क्राफ्ट की बात होती है कि कितना अच्छा एक्टर है, क्राफ्ट है। उस समय पे क्या चीज़ें थी मार्केट में? पोर्टफोलियो का ज़माना था, क्या ज़माना था उस टाइम पे? इनफैक्ट मैं उल्टा मानता हूँ इस चीज़ को। उल्टा है ये? आज की डेट में आप क्राफ्ट की बात नहीं करते हैं। आज की डेट में इट्स अबाउट ट्रेड वैल्यू, कितनी आपकी फिल्म चल गई, क्या चल गया, कितना इंस्टाग्राम है, कितना सोशल मीडिया है। इट्स अबाउट पॉपुलैरिटी। पीपल वांट टू बी फेमस राइट नाउ, पीपल डोंट वांट टू एक्ट। हर आदमी का ये है कि मुझे फेमस कैसे होना है। मैं एक दिन बैठा हुआ था एक मीटिंग में राम गोपाल वर्मा सर के साथ में, तो आई नो हिम फॉर मैनी ईयर्स, तो हम लोग वही बात कर रहे थे। मैंने कहा सर, देयर यूज्ड टू बी टाइम व्हेन यूज्ड टू से कि डायरेक्टर स्टोरी सिटिंग में बैठे हैं, म्यूजिक सेटिंग में बैठे हैं। आजकल ऐसे वर्ड्स सुनने को तो नहीं मिलते हैं आपको। सुना है आपने कभी स्टोरी सेटिंग में बैठे हैं? फिर तो ये नहीं है कि कहानियां लिखी नहीं जा रही है, म्यूजिक बन नहीं रहा। मेरा कहने मतलब उस वक्त का माहौल ये था कि हर चीज के ऊपर इतनी ज्यादा तवज्जो दी जाती थी कि आप बैठ के उसको महीनों महीनों तक फाइन ट्यून करते थे। जी। पोर्टफोलियो की अहमियत होती थी, क्योंकि उस टाइम पे डिजिटल का जमाना तो था नहीं, एवरीथिंग वाज जस्ट फोटोग्राफ्स। So people could see you in the picture and they could make out whether you're photogenic or not. फोटोग्राफ्स का मतलब ये होता था कि आप देखते थे कि स्क्रीन पर कैसा दिखेगा। फिर डायरेक्टर्स कभी कभी आपकी किसी फोटो को बोलते थे यार बड़ी करके लाके दो, सो दे कुड सी विजुअलाइज कि अच्छा स्क्रीन पर क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं इसके जो मैं यूज कर सकता हूँ। राज कंवर डायरेक्टर थे ना, बड़े अच्छे। तो उनके साथ एक बार मैं मिलने गया, तो उनको मिलने गया तो उन्होंने बोला, मुझे कोई लुक की बात चल रही थी, तो उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से मुझे एक्सप्लेन की बात कि नहीं यार, जो मेरा हीरो है उसको मैं इस तरह से, ऐसे एंगल में एंट्री होगी उसकी, ये होगा। आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मैंने कहा यार ये देखो कितनी ज़्यादा इस चीज़ की अहमियत है कि हाउ हिज एक्टर शुड बी लुकिंग, राइट, हाउ ही शुड बी वॉकिंग, उसकी आवाज़ कैसी होनी चाहिए, उसकी डायलॉग डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, उसके कैरेक्टराइजेशन पे काम करना चाहिए। फिल्में भी अलग तरह की कहानियाँ बनती थी, बड़ी रिलेटेबल कहानियाँ होती। रिलेटेबल से मतलब ये है एस्पायरिंग एंड इंस्पिरेशनल कहानियाँ होती थी। नाउ एवरीथिंग इज जस्ट अबाउट नेक्स्ट डोर। कहानियाँ, एक्टर्स, एवरीथिंग इज नेक्स्ट डोर। देयर इज नथिंग एस्पिरेशनल, देयर इज नथिंग इंस्पिरेशनल। बट आप क्या चीज कर रहे थे? लाइक व्हाट एक्साइट्स यू मोर, फेम, पावर, मनी? फेम, पावर, मनी कम्स विद क्राफ्ट, विद, देखिए क्या है, फिल्म्स आर अबाउट एक्टिंग। जो फेम, मनी, पावर है ना, वो उसकी पेरिफेरी की चीजें हैं। राइट। जब आप एक्शन और कट के बीच में अपनी सारी एनर्जीज डाल देते हो और वो चीज ऑडियंस को अच्छी लगती है और वो एक पूरी फिल्म में समा बन जाता है, तो चीज मुकम्मल होती है। उसके बाद फेम आता है, उसके बाद पैसा आता है, उसके बाद जो भी है पावर आती है। बट अगर आप इस चीज को चेज करना शुरू कर देते हैं शुरू से कि मुझे फेमस होना है, वहां एक्शन और कट के बीच में तो ठीक है यार कर ही लूंगा, फिर गड़बड़ है। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पर एवरीथिंग यूज्ड टू बी, बहुत टैलेंटेड है यार, वो लड़की डांसर बड़ी अच्छी है, उसने 15 साल कथक सीखा है, वो लड़का ऐसा है वैसा है, जो भी है। एक आपको एग्जाम्पल बताता हूं मैं।
किसी भी शादी में जाते थे ना बचपन में, हम लोग सारे गए हैं ना, कोई बहुत खूबसूरत लड़की होती थी तो क्या बोलते थे, अरे यार वो सीमा दीदी है ना, वो करिश्मा कपूर दिखती है। जी जी। होता था। राइट। क्यों? क्योंकि वो हीरोइन दिखती है। What were the aspects of looking like a heroine? You had to be beautiful, you had to be charming, you had to look a certain way. या अगर आप किसी लड़के को देख लेते थे तो क्या बोलते, अरे यार बिट्टू भैया तो हीरो दिखते हैं यार, है ना? या कोई अंकल होते थे, यार वो तो एकदम फिल्मी हीरो दिखते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी आम आदमी से, बॉय नेक्स्ट डोर से अलग होती थी। वो स्टैंड आउट करते थे पूरे क्राउड में, हर एस्पेक्ट में, अपनी फिजिकल अपीयरेंस से, अपने हाव भाव से, हर तरह से वो सामने दिखते थे ना। आपको वो चीज़ दिख रही है फिल्मों में भी? बट आपको लगता नहीं है जैसे मैं 2000 नहीं, मैंने आपसे पूछा, आप हाँ या ना पे मैंने जवाब। मैं मुझे नहीं लग रही वो चीज़ें, There you go. और मुझे वो अच्छी लग रही हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू का है, आई माइट बी रॉन्ग, मैं आपसे बहुत कम एक्सपीरियंस हूँ। 2000 के आसपास जब मैं एक्टर्स को देख रहा था, आपने कहा कि ये विजुअल मीडियम है तो यू हैव टू लुक इन अ सर्टन वे। क्या? उसके बाद थैंक्स टू मिस्टर अनुराग कश्यप एंड राम गोपाल वर्मा, जिस तरह की कहानियाँ आने लगी, लेट्स से नवाज एंड वासेपुर, तो वो हीरो हैं, अच्छे एक्टर हैं, बट एक सर्टन तरीके से नहीं दिखते हैं। ठीक है। राइट। उसके बाद जो कहानियाँ बन रही हैं आजकल, इट्स मोर ऑफ हार्टलैंड स्टोरीज, और जो कैरेक्टर्स हैं लगता है कि हाँ ये तो मेरे गांव का है, ये तो राजू है, ये तो महेश है, ये तो बिट्टू है। हाँ हाँ हाँ। सो डू यू फील दिस इज अ गुड चेंज? क्योंकि उस समय पे जो लोग आ रहे थे दे लुक इन अ सर्टन वे, तो सारे गुड लुकिंग लोग एक्टर होते थे, पर जो अच्छे एक्टर थे, जो ट्रेंड एक्टर थे NSD FTI से, वो अच्छे दिखते नहीं थे पर अच्छे एक्टर तो थे। तो आई थिंक उनको अब वो जगह मिल रही है। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। उनको उस टाइम भी जगह मिल रही थी, उनको आज भी जगह मिल रही है। उस समय मिल रही थी जगह, कहानी, हाँ बिल्कुल मिल रही थी, क्यों नहीं? कितने सारे अच्छे एक्टर्स थे, कहानियों का फर्क था। गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत ही कमाल की फिल्म है। मैं अनुराग कश्यप का खुद फैन हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे गुरु में डाला फिल्म में। मुझे आपको रिकमेंड किया मैंने। मुझे गुरु में अनुराग भाई ने रेकमेंड किया। वो फिल्म बड़ी कमाल की फिल्म है। मेरा मतलब ये है कि उस जमाने में एक विनोद खन्ना साहब या कबीर बेदी, जो कि दुनिया से अलग दिखते थे, वो भी डकैत प्ले कर लेते थे, वो भी डाकू का रोल करते थे और खूबसूरत दिखते थे जी, और बिलीवेबल दिखते थे। आज की डेट में आप उस तरह का कैरेक्टर ही क्यों ढूंढ रहे हैं? क्यों नहीं जो एक कन्वेंशनल हीरो है उसको आप वो प्ले करने के लिए कर रहे हैं? नहीं यार वैसा नहीं दिखता। अरे वहां भी तो दिखाया था ना लोगों ने, वो भी तो दिखाते थे। राइट। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बाकी लोगों को जो है, जैसे आपने बोला कि उनको अब जगह मिल रही, जगह उस टाइम भी मिल रही थी, वो कैरेक्टराइजेशन की बात थी। उस टाइम भी वैसी लिखी जाती थी चीजें, आज भी लिखी जा रही हैं। मगर आज अगर कोई कन्वेंशनल दिखने वाला है तो देन ही हैज टू बी द treacherous guy, he's supposed to be the womanizer, he's supposed to be the bastard. Why? That's what I'm टैग लग talking. गए हैं एक, कि कन्वेंशनली गुड लुकिंग जो एक्टर हैं, हाँ। उन पे टैग लग गया है कि उनके टैग लग गया है, टाइप कास्ट कर दिया है। टाइप कास्ट कर दिया है। और डायरेक्टर्स ये भी सोचते हैं कि ये दिखता अच्छा है, मस्कुलर है, हैंडसम है, शायद एक्टिंग कम आती होगी। नहीं, ये क्या बात? ये नहीं सोचते, वो क्योंकि नहीं, मैंने बहुत लोगों को देखा पता है क्या है, वो वही मैं बोल रहा हूँ। वो एक टाइम पर मॉडल्स टर्न्ड एक्टर्स को टैग दिया जाता है। राइट। अब यार जिसको बेचारे को कुदरत ने खूबसूरत बनाया है, क्या कर, ही इज ब्लेस्ड। ही इज ब्लेस्ड। राइट। आज की डेट में अगर आप देखें तो कितने कमाल की पर्सनैलिटी वाले हमारे कुछ हीरोज। मतलब जो कोई अगर बहुत ही खूबसूरत इंसान है तो बोलते हैं ना यार अपने आप को ऋतिक रोशन समझता, बिकॉज ऋतिक इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ गुड लुकिंग टैलेंटेड सुपर्ब एक्टर। राइट। हम ये क्यों कह रहे हैं कि यार अगर वैसा है तो एक्टिंग नहीं कर पाए? ये तो बात ठीक नहीं है। एक्टिंग तो अल्टीमेटली देखिए क्या होता है, एक्टिंग करवाना डायरेक्टर का काम भी होता है। मगर थोड़ा सा ये जरूर हो गया, मुझे लगता है कि इफ यू वेरी अनकन्वेंशनल तो आपको अच्छा एक्टर मान लिया जाता है। ये क्या बात? राइट। इफ यू अनकन्वेंशनल कि इसमें जरूर कोई इंटेंसिटी है, नहीं, जरूरी नहीं है। मैं बहुत सारे एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है जो कि मेन स्ट्रीम वाले नहीं वैसे थे, और मैं कई बार देखकर उनको हैरान हो जाता, यार क्या पर्सनैलिटी है। तो डायरेक्टर, एक फिल्म थी मैंने और मनोज भाई ने शूट की थी, मनोज वाजपेयी, लंका, उसमें एक एक्टर थे, उनकी पर्सनैलिटी देखकर मैं परेशान हो गया था। यार क्या गुड लुकिंग आदमी है यार, दाढ़ी मूछें और एकदम कमाल की पर्सनैलिटी। मेरे डायरेक्टर थे मकबूल खान। मैंने मकबूल को जाके बोला, मैंने कहा यार कितना गुड लुकिंग बंदा है यार ये। बोले वो वही है, उसके बाद कुछ नहीं आता। मैं क्यों?
कह रहा अभी देखना, हम्म तो वो सीन कर ही नहीं पा रहा इंसान, हम्म बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है। अनकन्वेंशनल लुकिंग, आई एम नॉट सेइंग कन्वेंशनल गुड लुकिंग, अनकन्वेंशनल गुड लुकिंग बंदा था एक, ठीक है। एकदम हार्ड कोर जिसको बोलते हैं, वो नहीं कर पा रहा था बिल्कुल भी कुछ। तो मैं खुद हैरान हो गया, मैंने कहा यार मैं ही कंफ्यूज हो गया इस चीज को देखकर। आई गेस सोनम कपूर ने भी ये बात कही थी कि अगर आज के टाइम पे आप एक सर्टन लुक पे दिखते हो तो लोग सोचते हैं ये अच्छा एक्टर होगा, बिल्कुल सही बात। और अगर आप हैंडसम हो या ब्यूटीफुल हो तो आपको ये तो ठीक है, काम चला हुआ है। हाँ बिल्कुल सही बात। आई थिंक शी सेड द राइट थिंग। बट ये बहुत फैसिनेटिंग टेक है, मैं बहुत ओपन हूँ इस आइडिया को लेके। हम जब बात करते हैं कि सिनेमा बदल रहा है, नई कहानी आ रही हैं, हार्टलैंड स्टोरीज आ रही हैं, तो अनकन्वेंशनल जो एक्टर्स हैं उनको जगह मिल रही है। बट ये मैं बहुत फ्रेश पर्सपेक्टिव देख रहा हूँ कि जो गुड लुकिंग एक्टर्स हैं, जो अच्छे एक्टर्स भी हैं, उनको वो एक टाइप कास्ट कर दिया है कि तो नेगेटिव ही रहेगा, ये एक बॉयफ्रेंड रहेगा गुड लुकिंग। हाँ आई थिंक दिस इज वेरी फ्रेश, और इस पर लोग बात नहीं करते हैं कि उसका रिपरकशन ये हुआ है कि इस तरफ के एक्टर्स को तो काम मिल गया है, पर उनके साथ अब हो रहा है इनजस्टिस। मुझे ये बताइए कि अगर हम हार्टलैंड स्टोरीज की बात कर रहे हैं, जी। आप हार्टलैंड में जाकर देखिए लड़कों की पर्सनालिटी, या ट्रू। कितनी कमाल की पर्सनालिटी। हार्टलैंड में जाकर देखो यार, वो मर्द दिखते हैं, हीरो दिखते हैं पूरे के पूरे। तो प्रॉब्लम क्या है? डायनामिक्स पता क्या चेंज हुआ आपको बताता हूं। एक जो हीरो दिखने वाला था वो हीरो होता था, एक जो एवरेज दिखने वाला होता था वो हीरो का दोस्त होता था या हीरोइन का भाई होता था, जिसको कोई ना कोई तकलीफ होती थी लाइफ में या मार देते थे। एक चेहरा कटापटा होता था जिसका, या कुछ भी अजीब सी अनकन्वेंशनल सी लुक होती थी, डरावनी लुक जिसको बोलते हैं, वो होता था विलन। अब जो विलन वाली लुक है उसको बता दिया बहुत इंटेंस एक्टर है, जरूरी नहीं है। जी। जो एवरेज जो होता था उसको आपने बना दिया बॉय नेक्स्ट डोर हीरो है ये। और जो हीरो होता था, ही इज अ बास्टर्ड इन द फिल्म, ही इज अ वुमनाइजर इन द फिल्म। सो वेयर हैव यू लेफ्ट द एस्पिरेशनल एंड इंस्पिरेशनल वैल्यू इन अ फिल्म? किसकी तरह का हेयर स्टाइल आप बनाना चाहेंगे? होता था ना पहले, यार मुझे वैसे बाल कर दो, वो फिल्म में वैसे। किसकी मिमिक्री कर रहे हैं आप? किसकी आवाज आपको याद है? किसके सीन्स आपको याद है? किसकी तरह आप दिखना चाहते हैं? किसकी तरह कपड़े पहनना चाहते हैं आप? तो फिल्में क्या है यार? फिल्में एस्केप फ्रॉम नॉर्मल रियलिटी, जो आपकी रोज की जिंदगी है, उससे आप जाते हो और थिएटर में जाके एक ऐसी दुनिया में चले जाते हो कि जहां भूल जाते हो थोड़ी देर के लिए। और आपको मजा तब आता है जब आप ऐसी चीज देखकर आते हो जो आपको इंस्पायर कर रही है हर तरह से। मैं कह रहा हूं चाहे वो कॉमेडी फिल्म क्यों नहीं हो, आप एंटरटेन होकर आ रहे हो और उसमें आपको कोई इंस्पिरेशन नजर आई या उसमें आपको कोई एक एस्पिरेशन नजर आई उनके कैरेक्टर्स में, उनके हीरोज में या उनकी सिचुएशंस में। बाहर आते ही आपको लगता था यार मुझे ऐसा करना लाइफ में। अब वो नहीं हो रहा है। इसलिए ये कह देना कि यार ऑडियंस इज नॉट गोइंग टू द थिएटर्स टू वॉच फिल्म्स, दिस इज द रीजन यू हैव टेकन आउट द इंस्पिरेशनल एंड एस्पिरेशनल वैल्यू आउट ऑफ द फिल्म्स। यू आर मेकिंग रेगुलर ऑर्डिनरी स्टोरीज। आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है, मगर उसके अंदर ऐसी चीज तो डालिए जो मैंने कभी नहीं देखी है। अगर मैं रोज मर्रा की जो जिंदगी में काम हो रहा है या जिस तरह के कैरेक्टर्स मेरे सामने घूम रहे हैं, उनको मैं स्क्रीन पर देखने क्यों जाऊंगा भाई? सो यू आर सेइंग कि जो रियलिस्टिक सिनेमा बन रहा है, हाँ, उस सिनेमा की वजह से जो है लोग नहीं देख रहे, क्योंकि नहीं वो रियलिस्टिक की बात नहीं है। रियलिस्टिक सिनेमा बनना चाहिए, रियलिस्टिक सिनेमा, मगर रियलिस्टिक सिनेमा को एक्साइटिंग तो बनाइए। कुछ उसमें एक्स फैक्टर हो। उसमें कुछ एक्स फैक्टर ऐसा तो हो कि जो मैंने आज तक रियलिस्टिक सिनेमा में नहीं देखा है। राइट, क्योंकि मैं तो एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, मेरी सैलरी 10,000 है, मैं अगर 2,000 स्पेंड कर रहा हूँ सिनेमा पे, तो मुझे वो तकलीफें नहीं देखनी है। मुझे वो तकलीफें नहीं। इट्स एन एस्केप फॉर मी, राइट? तो क्योंकि इंडिया देश है मिडिल क्लास लोगों का, और सबको चाहिए कि एक एस्केप हो सिनेमा, वो नहीं मिल पा रहा, इसलिए शायद सिनेमा पे इम्पैक्ट आ रहा है। दिस इज द रीजन यू फील? या ऑफ कोर्स, एब्सोल्यूट, एंड एवरीबॉडी नोज इट, सबको पता है ये। मगर जैसे मैंने बोला, इट्स कम टू अ पॉइंट ऑफ जस्ट किसको कास्ट कर लो तो फिल्म कितने की बिक जाएगी, कौन सा स्टूडियो आ जाएगा, कितने की ट्रेड वैल्यू है। तो आप सिर्फ वो कर रहे हैं, सिनेमा नहीं बन रहा है। बट इस पूरे प्रोसेस में जिन एक्टर्स का नुकसान हुआ, हाउ डू यू सी कैसे रास्ता नेविगेट करे वो लोग? या देयर इज नो पर्टिकुलर वे। अगर इसी तरह का मेथड लेट्स या टॉक अबाउट योर जर्नी, हाउ यू आर प्लानिंग दिस, कि अब आगे कैसे यू वांट टू प्लान इट? मुझे जो शुरू से कहानियां समझ में, मैंने सिर्फ उन्हीं में काम किया। अभी भी मैं उन्हीं कहानियों में काम कर रहा हूं जहां मुझे समझ आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात है जहां मैं एज एन एक्टर जस्टिफाई कर पा रहा हूं। तो मेरे पास कई सारी चीजें ऐसी आती हैं जहां मुझे लगता है यार ये इसमें मेरे लिए कुछ नहीं करने के लिए, यू नो, सो आई डोंट डू इट।
कोई ये कहे कि यार यू आर वेरी यू लुक एट, बड़ा एक्सक्लूसिव काम करते, नहीं ऐसा नहीं है। सबका मन करता है कि मैं बहुत सारी 4-5 पिक्चरें करूं साल की, मगर जी मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि यार मुझे एक्साइटमेंट तो होनी चाहिए ना उतनी अगले दिन शूट पे जाने के लिए, कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करके दिखाना चाह रहा हूँ। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, 26 फिल्में की हैं सिर्फ। पर काफ़ी मगर, अच्छी फिल्म है सारी। मगर ये है कि कम से कम, हाँ थैंक यू, आप अपनी फिल्मोग्राफी अगर देखते हो तो लोगों को आपके 10 फिल्मों के इमीडिएटली नाम याद हो जाते हैं। अच्छा हाँ यार वो फिल्म में भी अच्छा था, वो फिल्में अच्छी थी, मैं उनका हिस्सा बन गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे अंदर बहुत सारी कोई खूबियाँ थी, मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं उन फिल्मों का हिस्सा बन गया, और जो मुझसे डायरेक्टर ने करवाया वो बहुत अच्छा, लोगों को पसंद आया। और पता क्या होता है, अल्टीमेटली सारी की सारी बात ऑडियंस पे आ जाती है यार। ऑडियंस को जो चीज़ अच्छी लगेगी वो अच्छी होगी। आई बिलीव इन वन थिंग, अ गुड फिल्म इज अ गुड फिल्म। आप उसके अंदर दुनिया भर की कमी पेशी निकाल लो, जी जो ऑडियंस को समझ में आ गई वो फिल्म हिट है। जो नहीं समझ में आई, आप उसकी जितनी मर्जी जस्टिफिकेशन दे दो कि यार फिल्म तो अच्छी थी, हमने तो ठीक बनाई, हमने तो ये किया, हमने वो किया, अपने लिए नहीं ना बनाई, ऑडियंस के लिए बनाई है। तो जो ऑडियंस को समझ में आ रही है वो ठीक है। ऐसे कई सारी फिल्में हैं जिनको क्रिटिसाइज किया जाता है, बहुत सारी उसमें डायसेक्ट करके, ये ऐसी थी जी, ये ऐसा था, ये ऐसा ट्रेंड नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। भैया ऑडियंस ने कई सौ करोड़ का बिजनेस दे दिया उन फिल्मों को, तो हम लोग क्यों उस चीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए फिर आपको। जी सलमान खान की फिल्मों को तो यही कहा जाता है, वो उनके फैंस जो है वो टूट पड़ते हैं, और उनकी फ्लॉप फिल्म भी 200 करोड़ कमाई। नहीं यार देखो क्या है, सलमान भाई ने इतनी बड़ी बड़ी इतनी हिट फिल्में दी हैं, तभी तो वो इतने बड़े स्टार हैं, और पिछले 30-35 साल से उनका करियर जो है वो चल ही रहा है। हम सारे के सारे सलमान खान फैन रहे हैं। सलमान भाई ने तो मतलब आई थिंक पूरे इंडिया को बॉडी बिल्डिंग सिखा दिया है ना, उन्होंने सिखाई है। तो मतलब आप कह रहे हो कि जो फिल्म नहीं चली वो भी 200 करोड़ कर रही है, तो आप खुद सोचो ना कि उनका स्टारडम कितना बड़ा है। वो फिल्में नहीं चली, कहानियां लोगों को शायद नहीं पसंद आई, मगर एज एन एक्टर तो वो पसंद आ ही रहे हैं ना, तभी तो जो ना भी चली हो उसका भी इतना बड़ा बिजनेस है। सो आई एम अल्टीमेटली जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इट्स ऑल अबाउट अ फिल्म। लोगों को पसंद आएगी तो कैसी भी फिल्म है वो चलेगी, नहीं पसंद आएगी तो नहीं आएगी, सिंपल सी बात। अच्छा, आपने एक बात कही थी कि काफ़ी समय पहले मैं देख रहा था, आपकी जब रिसर्च कर रहा था, मैंने कहा कि आपको ड्यू नहीं मिला अब तक। तो ये किस संदर्भ में आपने वो बात कही थी तब? यार देखो क्या होता है, ड्यू मिला या नहीं मिला इज दो तरीके से मैं इसको कह सकता हूँ। मुझे जिस तरह की शायद फिल्में अभी भी करनी है वो नहीं आई, ठीक है। कैसी फिल्में करनी है आपको? मुझे उरी करनी है, मुझे छावा भी करनी है, मुझे एनिमल भी करनी है, यू नो व्हाट आई मीन। शायद अभी तक नहीं आई है, आने वाली होंगी, बट एट द सेम टाइम आई वेंचर्ड इनटू इंटरनेशनल सिनेमा एज वेल। मेरी पहली फिल्म जो है वो आ रही है इस साल के नवंबर में, इंडिया ताइवान फर्स्ट ऑफिशियल कोलैबोरेशन कॉल्ड डेमन हंटर्स। ओके, कौन बना रहे हैं ये? तो ये फिल्म बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय 2 प्रोडक्शन हाउसेज हैं। एक ताइवानीज प्रोडक्शन हाउस है, लाइट हाउस प्रोडक्शंस, विच इज़ हेडेड बाय सिंडी शो, वहाँ की प्रोड्यूसर हैं वो। और इंडिया का एक प्रोडक्शन हाउस है क्लियोज एंटरटेनमेंट, विच इज़ हेडेड बाय गायत्री गुलियानी। गायत्री जो है वो सोनी पिक्चर्स में और लायंस गेट में बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे रह चुके हैं, डेजिग्नेशंस पे। तो दोनों ने मिलकर ये फिल्म प्लान की है, एंड इट्स अ वेरी amazing amalgamation of 2 cultures, Taiwanese and Indian. It's an action comedy. ओके, It's an एक्शन कॉमेडी। It's an action comedy. It's like how Rush Hour was. ओ इंटरेस्टिंग। Yeah, it's an action comedy, और horror element भी है उसमें, mythological element भी है, तो it's a full मसाला entertainment. इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले हैं। International debut है उससे, या अमेजिंग। तो वो ग्लोबल रिलीज है हमारी। तो ड्यू से मतलब मेरा ये था कि जिस तरह की मुझे फिल्में करनी है शायद वो अभी तक नहीं मिली हैं। बहुत सारे लोग हर दूसरे दिन ही आते हैं बॉम्बे, है ना, फिल्मों में काम करने के। जी आपका यहाँ पर सरवाइव कर जाना एक अपने आप में बहुत बड़ी जीत होती है ना? तो आई थिंक इट्स ऑडियंस लव। कहीं ना कहीं मैं शायद थोड़ा सा अच्छा काम कर रहा हूँ ताकि उनको अच्छा लग रहा है, और अपने आप को फॉर्चुनेट भी मानता हूँ कि इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ, एंड आई एम स्टिल गेटिंग टू डू गुड वर्क। इसलिए 25-26 फिल्में कर चुका हूँ और आगे भी कर ही रहा हूँ। बस प्रॉब्लम यही है कि बहुत सिलेक्टिव है आप।
सिलेक्टिव इसलिए हूं क्योंकि मैं, जैसे मैंने बोला कि मुझे जहां पर नहीं लगता कि मैं कुछ जस्टिफाई कर पाऊंगा, तो सिर्फ एक फिल्म का हिस्सा बनने के लिए मैं नहीं कंफर्टेबल फील करता हूं। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं यार मैं ऐसे क्यों करूंगा, वैसे क्यों करूंगा। मुझे लगता है यार मैं अपने आप को देख ही नहीं पा रहा हूं इस रोल में, तो कैसे करूं। पर इस चक्कर में कई बार कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी निकल जाते बाद में रिग्रेट होता है, ऐसा कुछ है कभी कि ये फिल्म आई ये कर लेता, अगर आप नाम ले सके तो? नहीं, मैंने ऐसा नहीं है कि कोई फिल्म आई और मैंने नहीं करी, मगर बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कई फिल्में ऑफर होती हैं और वो आपके लिए वर्कआउट नहीं हो पाती हैं। एक बड़ी कमाल की फिल्म थी जो सुधीर मिश्रा सर बना रहे थे, वो फिल्म बनी नहीं। although I was finalized to play Amitabh Bachchan sir's younger role. It was called Mehrunisa. मेहरुनिसा बनने वाली थी। वो 2 हीरो सब्जेक्ट था कि पास्ट में 1946 की कहानी और आज की कहानी। तो उसमें बच्चन साहब थे, ऋषि कपूर सर थे, और उनकी जो कहानी जर्नी एक जाती है पास्ट में, वहाँ पर मैं उनका रोल प्ले कर रहा था। तो वो फिल्म नहीं हुई, बड़ा दुख हुआ। आज तक मैं सुधीर सर को बोलता हूँ तू चुप रहा यार तू मेहरुनिसा के पीछे पड़ा हुआ। एक दिन मैं मिला था एक पार्टी में बच्चन सर को भी, उससे अच्छा था, मतलब काफ़ी 7-8 साल पुरानी बात हो। तो मैंने बोला उनको, मैंने कहा सर आई वाज सो लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले योर रोल, यंगर रोल इन द फिल्म। तो उन्होंने बोला यार सुधीर हैज़ टू डिसाइड व्हेन दे वांट टू स्टार्ट द फिल्म। वो थी। फिर एक और कमाल की फिल्म थी जो आई वाज शॉर्टलिस्टेड टू प्ले इन दैट, सैल्यूट। सैल्यूट वाज अ बायोपिक ऑफ जो हमारे पहले इंडियन इन स्पेस थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, उनकी बायोपिक बन रही थी। तो उस इंडियन एयरफोर्स के 5000 पायलट्स ने उसके लिए अप्लाई किया था, और उसमें से अल्टीमेटली सिलेक्शन होकर 2 पायलट्स जो थे वो फाइनल हुए थे। दे वेंट फॉर 19 months ऑफ ट्रेनिंग टू रशिया। विंग कमांडर स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा एंड विंग कमांडर रवीश मल्होत्रा। तो विंग कमांडर रवीश मल्होत्रा के रोल के लिए आई वॉज शॉर्टलिस्टेड, और स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो थे वो शाहरुख खान प्ले कर रहे थे। तो वो एक बड़ी कमाल की दोनों की कहानी थी। ये जो आपके ये प्रोजेक्ट अभी नहीं हो पा रहा है या short? ये दोनों नहीं है। मेहरुनिसा तो खैर बहुत टाइम हो गया, हुआ ही नहीं। सैल्यूट भी होते होते रह गया, फिल्म बनी नहीं। कैसे प्रोसेस करते हो चीज़ें जब पता पड़ता है कि शाहरुख खान के साथ मैं काम करने वाला हूँ, पायलट का लाइसेंस है मेरे पास, बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ द स्किल्स मुझे काम मिल रहा है फाइनली, एक काम जिसको मैं प्रॉपरली, क्योंकि वो स्किल्स पायलट के भी हैं, एज एन एक्टर भी हैं, तो ये बना ही मेरे लिए है, फिर वो प्रोजेक्ट नहीं हो पाता। हाउ डू यू प्रोसेस दैट? बहुत दुख होता है यार, बहुत दुख होता है उस चीज़ को लेकर, क्योंकि आई वॉन्ट टू वर्क विद हिम, आई वॉन्ट टू वर्क विद शाहरुख खान सर। दूसरा ये था कि वो मेरी स्पेस की फिल्म थी, एविएशन, जो मुझे मालूम है कंप्लीट तरीके से। इनफैक्ट आई विल शो यू अ पिक्चर जहाँ पर मैं उस फिल्म की तैयारी करके, एक लुक टेस्ट करके खुद ही, महेश मथाई जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, उनको मिलने गया था। सो ही सॉ द पिक्चर एंड सेज हाउ डू यू नो अबाउट दिस? आई नो एवरीथिंग अबाउट इट, क्योंकि मैंने काफ़ी उसके बारे में स्टडी किया है, पढ़ा है, मुझे शौक है एविएशन का। सो ही वाज क्वाइट शॉक्ड, सेज यार ये तूने कहाँ से पिक्चर निकाल ली? मगर ये है कि दुख तो होता है इस चीज़ का कि भाई आपकी जो आपको करना है, जैसे आपने बोला कि ड्यू वाली बात, वो ड्यू वाली बात थी, वो मुझे करनी थी फिल्म। खैर अभी वो शेल्व नहीं हुई है, अभी वो हॉल्ट पे है फिल्म, क्योंकि उसके प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर भी हैं। तो मेरी उनसे कई बार बात होती है कि यार कब कर रहे हो? तो वो बोलते हैं यार अजय जब भी सैल्यूट हो रही होगी, डोंट वरी, यू गोना बी अ पार्ट ऑफ इट। लेट्स होप सो। लेट्स होप सो। आई थिंक ऑल द बेस्ट विशेस की हो जाए। जो नॉर्थ के लोग होते हैं वो लगते बड़े ऐसे सख्त हैं, पर उनका ह्यूमर बड़ा, मैंने देखा बड़ा ऐसा डार्क ह्यूमर होता है। यू ऑल्सो फील दैट बिकॉज आई हैव सीन पीपल, जैसे पंजाब में एक जगह है, वहाँ का एक पार्ट जो है वो क्रिश्चियनिटी में तब्दील हो चुका है। तो उसका एक मीम आता है कि मेरी बहन बोल नहीं सकती, बोलने लगी, देखा आपने, मेरा यशु यशु। तो यशु, तो हाउ डू फील, हाउ डू यू सी व्हेन यू सी दीज मीम्स एंड हाउ डू रिएक्ट विद इट? I just love it off, man. It's such a mockery. But isn't it very funny because एक तो पंजाब इज लाइक, वो जो लैंग्वेज बहुत फनी, मुझे लगता है कि वो बहुत एक ह्यूमर वाली लैंग्वेज है, उसमें वो जोक्स लैंड करते हैं, और उसको आपने फ्यूजन कर दिया विद क्रिश्चियनिटी। और यशुदी बल्ले बल्ले जो है वो बड़ा, मुझे ठीक है, आई रिस्पेक्ट द कल्चर, बोथ द कल्चर। यशु दा जन्म होया भागा वाली रात। गाना बना दिया है पंजाबी। आप लोग हंसते हो ये सब देख के पंजाब में, कह रहे हैं ऑब्वियसली सारे के सारे लोग, जितने दोस्त यार हैं, सारे एक दूसरे से शेयर करते हैं और बोलते हैं यार ये क्या है यार।
कुछ बढ़िया ह्यूमर बताओ, कुछ बढ़िया बताओ, वहाँ के किस्से कुछ याद है तो। यार पंजाब में तो यही है ना कि मतलब वहाँ का ड्राई ह्यूमर। वहाँ का ड्राई ह्यूमर आपको फिल्मों में भी देखने को मिलता है ना, पंजाबी फिल्मों में। मेरा ना कज़न आया हुआ था यूएस से, तो अ, उसने एक गाड़ी जो है हायर की हुई थी पंजाब से ही, तो वो दिल्ली आया, घूमता रहा बड़े दिन तक। तो ड्राइवर जो है बेचारा, वो बार बार उसको देखे कि ठीक है यार, जो पैसे देने हैं आपने देने, पाजी थोड़ी बख्शीश। तो उसने $10 का नोट दिखा, जो है उसको पता नहीं 10 का कि 1 का, मेरे को याद नहीं है, वो उसको दे दिया। कह रहा आला फाड़ डॉलर। तो वो देख रहा, कह रहा भाजी मैं चलाऊंगा कितने, कहना साले यार बॉम्बे गजड़ा तू चलाना। तो वहां का एक जो है ना, हर बात को कहते हैं टिचकरा करके गल कर। जी, बकैती जो वहाँ होती है, हाँ। इनबिल्ड होती है वहाँ के लोग, मैंने देखा है। तो हैविंग सेड दैट, ऐसा ही ह्यूमर है आपकी एक फिल्म में, कौन सी? सन ऑफ सरदार, हाँ जो मुझे लगती है कि बड़ी अमेजिंग फिल्म है। जब भी वो आती थी स्टार गोल्ड पे, वो फ्रेश लगती है। और उसी फिल्म में बहुत अमेजिंग कास्ट, और अमेजिंग कास्ट के साथ एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर, लेट मिस्टर मुकुल देव। उनके बारे में लोगों को पता नहीं है, बट एक फिल्म है हंसल मेहता की ओमेरता, मालूम है, जो मुकुल ने उन्होंने लिखी लिखी है। हाँ मालूम है। और मैंने वो फिल्म देखी हंसल मेहता की, मैंने कहा ये कितनी अमेजिंग फिल्म है। हाँ। और जब मैंने क्रेडिट्स चेक किए, मैंने कहा मुकुल देव जो एक्टर हैं उन्होंने ये लिखी थी। हम्म। आई थिंक यू आर ऑल्सो राइटिंग समथिंग विथ हिम, राइट? आपने कुछ कहा था ऐसा? हाँ, मुकुल वॉज अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। उनसे मेरी मुलाकात बहुत ज़्यादा नहीं भी होती थी, तो फ़ोन पे बात होती रहती थी। मेरे पास कम से कम 50-100 मिनट के उनके वॉइस नोट पड़े हुए हैं। तो बड़ा दुख हुआ पहले तो यार कि मुकुल, मतलब आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स टू बी ऑनेस्ट, कि मतलब यार भाई जो है चला गया। उनसे एक फिल्म की बहुत टाइम से हमारी बात चल रही थी, और कोई ना कोई बात पे डिस्कशन हमारी किसी ना किसी चीज़ को लेकर होती रहती। वो एक बड़ी रूरल देसी सी स्टोरी लिख रहे थे मेरे लिए, about an army guy who's on the run, chased by the terrorists, and on the one hand was a Punjab police. तो ये बड़ा अच्छा कमाल का ना एक ट्रायंगल स्टोरी वो लिख रहे थे। कोशिश भी कर रहे थे हम बहुत देर से उसको बनाने की, फाइन ट्यून करने की, बिकॉज मुकुल ने वो बेसिकली एज अ बुक लिखी थी, और वो बोल रहे थे यार मैं अब इसको एज अ बुक फॉर्मेट में लिख चुका हूँ, इसको मुझे कंप्रेस करना पड़ेगा एज अ फिल्म। आई डोंट नो व्हाट टू से नाउ। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट वो लिख दी और वो मेरे पास पड़ी है ताकि मैं एटलीस्ट एक मुकुल को आई शुड गिव हिम एन ओड टू हिम कि यार ये दिस इज ऑल थैंक्स टू हिम। वो लिख रहे थे यार, बातें हो रही थी, मतलब ही हैड द होल स्टोरी इन हिज हेड, नरेशन भी होती थी, कभी कभी सीन बताते थे कुछ ना कुछ। अब उसको क्या, मुझे तो पता भी नहीं व्हाट ऑल ही हैड इन हिज माइंड रिगार्डिंग दैट। आखिरी बार कब मिले थे उनसे आप? आखिरी बार काफ़ी टाइम हो गया था, मगर फ़ोन पे बात होती रहती थी, क्योंकि ही वॉज लिविंग इन दिल्ली। बॉम्बे बहुत कम आना होता था उनका, वो शूट भी करते थे तो दिल्ली से चले जाते थे और वापस आ जाते थे। अभी जर्नी जब आपकी आगे बढ़ रही थी, हम थोड़ा आपकी जर्नी पे वापस जाते हैं। मुझे बहुत चीज़ें सीखनी है आपसे। आपके दोस्त थे अनुराग कश्यप जिन्होंने आपको रिकमेंड किया? नहीं, दोस्त नहीं, कैसे इस तरह मतलब से दोस्त नहीं है। बेसिकली अनुराग भाई की एक फिल्म थी गुलाल। जी। तो गुलाल के लिए मैंने ऑडिशन किया था। कौन से पार्ट के लिए? रणसा। वाह, मैं राजस्थान से आता हूँ। अच्छा। और गुलाल कल्ट फिल्म है वहाँ पे, हाँ, मतलब मुझे बहुत बहुत कमाल पसंद की है। फिल्म है ना। तो रणसा के लिए मैंने ऑडिशन किया था, मगर उनको अच्छा भी लगा, और ये उस दिन की बात है, उनका एक एनडीटीवी का इंटरव्यू दूसरे रूम में चल रहा था, बड़ा अच्छा लगा उनको। उन्होंने 1-2 चीज़ें मुझे बताई भी, नहीं ऐसे करें ऑडिशन के टाइम पे। मेरे पास पड़ा हुआ आज भी टेप पर, वो जो उसका कैमकॉर्डर था उसकी छोटी टेप थी उस टाइम पे, मुझे याद है, आई स्टिल हैव दैट। सो बेसिकली ही सेड कि यार आई वांट समबडी लिटिल ओल्डर लुकिंग, तो तू फिट नहीं हो रहा है उसमें। हालांकि उनको अच्छा लगा जो मैंने किया, और मैं थोड़ा सा मायूस भी हो गया इस चीज़ को लेकर। फिर उनका एक दिन फ़ोन भी आया, यार तू नाराज़ हो गया। मैं कहा नहीं भाई, नाराज़ नहीं, आई एम वेरी हर्ट इन सेंस कि मायूस हूँ यार, मैं आपके साथ मुझे काम करना था। सो ही वॉज काइंड एनफ सेज डोंट वरी यार, तू फिक्र मत कर, करेंगे कुछ ना कुछ साथ में। और ये उस दिन की बात है कि मैं ऑडिशन करके दूसरे रूम में गया, वहाँ उनका एक एनडीटीवी का इंटरव्यू चल रहा था। तो उन्होंने मुझे बोले पूछ सामने जो जर्नलिस्ट, मैंने क्या बोला तेरे बारे में,
कि यू नो दिस बॉय हु इज ऑडिशनिंग इन द अदर रूम इज फैंटास्टिक और मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करूंगा, आस्क। मैंने कहा नहीं यार, मुझे जस्टिफाई मत करो, जी आपने कह दिया अच्छी बात है। और इसके मुझे लगता है 15-20 दिन के बाद एक दिन उनका फ़ोन आता है शाम को मुझे और कह रहे हैं एक काम कर यार, एक फिल्म है गुरु, तो तू उसके लिए ऑडिशन करके आ। तो मैंने कहा किसकी फिल्म है? कह रहे मणिरत्नम। हम मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैंने कहा यार मनीष सर की फिल्म, मतलब वी ऑल बीन फैंस ऑफ हिम। उनकी फिल्म इरवर की डीवीडी मेरे पास थी, तो इरवर मैंने बहुत बार देखी थी और वो देखकर आपको मज़ा आ जाता था कि यार क्या फिल्म है। म्यूज़िक, दिल से का म्यूज़िक देख लीजिए आप, जो भी है ना। तो फिर मैं ऑडिशन का मुझे सीन आया, उनके एक एसोसिएट थे, मनीष सर के असिस्टेंट थे राघव धर। राघव ने भी एक फिल्म बनाई थी बीच में प्रतीक बब्बर के साथ। और एक मेरे और मित्र थे अतुल सब्रवाल, वो राइटर है, उन्होंने काफ़ी सारा काम किया, अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं। तो मैंने अतुल को बोला, मैंने कहा भाई ये अनुराग भाई ने इस फिल्म के लिए रेकमेंड किया था, ये सीन है, क्या करूं यार, मुझे समझ नहीं आ रही कैसे करना है। तो उसके लिए एक कैमकॉर्डर लेके उसने मुझे बोला, अतुल ने, कि ऐसे ऐसे मुझे लगता है मनी सर लाइक्स दिस वे ऑफ शूटिंग अ सीन। अच्छा सॉरी, उस समय भी मतलब ये सेल्फ टेस्ट ऐसे हुआ करते थे कि आप हाँ। खुद रिकॉर्ड करो और वो टेप देके आ जाओ? नहीं, मेरी आदत है, मैं करता हूँ। अच्छा ओके मेरी आदत है, मैं अपने लिए कर रहा था ये, कि मैं कैसा दिख रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। ओके ठीक है। तो मैंने खुद ही सीन रिकॉर्ड किया, हम्म। फिर उनको दिखाया, बोले हाँ अच्छा लग रहा है, इसको ऐसे कर, इसको ऐसे कर, जो भी था। उसके बाद जाकर मैं राघव से मिला। राघव ने बोला ये सीन है। मैं ठीक है, सीन पढ़ा, समझ गया। मैंने कहा ये थोड़ा वैसा ही है। वो सीन शूट किया हमने और उसके बाद मैंने राघव को बोला कि यार ये आपने जो शूट किया वो तो है, ये मैंने एक टेप पर ना खुद ही किया हुआ है शूट। तो इस यार तूने खुद क्यों किया? मैंने कहा बस मुझे आदत है यार, जो कुछ मिलता दिमाग में आता है उसकी प्रिपरेशन करने की कोशिश करता हूँ अपने हिसाब से, वैसा दिखने की कोशिश करता हूँ, वैसी फ़ोटो खींच लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो अपनी तैयारी, बजाय कि ये चीज़ कि भाई आप बताइए क्या करना है, मैं अपनी तैयारी करता हूँ, समझ में आएगा तब ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। तो वो किया एंड ही वाज आल्सो लाइक क्वाइट हैप्पी कि यार खुद ही सीन शूट कर लिया। मैं कहा यार कर लिया, अभी आपने तो किया ही है। फिर मुझे फ़ोन आता है एक दिन, मुझे याद है हमारे एक डीओपी हैं, बड़े अच्छे, बहुत ही सीनियर डीओपी हैं, किरण देवहंस। मैं किरण सर के साथ में मैरिट में बैठा, वो कॉफ़ी पी रहा था। मुझे अनुराग भाई का फ़ोन आया कि यार द गुड न्यूज़ इज़ दैट मनी सर रियली लाइक योर ऑडिशन, बट अभी तू एकदम जंप मत मारना, खुश नहीं होना, लेट हिम कम बैक टू यू विद दिस। ऐसे ठीक है। मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ यार, ये तो कमाल के, मतलब मनी सर की फिल्म। और वो फिल्म की मैं वेट करता रहा तकरीबन 2 महीने उस कॉल की, बाद में कोई कॉल नहीं आया उसका? और मुझे कुछ कॉल नहीं आया। और फिर मुझे मालूम पड़ा कि फॉर दैट रोल माधवन इज डूइंग, आर माधवन, मैडी इज डूइंग दैट रोल। ठीक है भाई, अच्छा लगा, मे बी ही हैड अ चॉइस। वन फाइन डे राघव कॉल्स मी अगेन। इससे यार एक तेरी फोटोग्राफ थी, वो बाल जेल किए हुए हैं तूने और क्लीन शेवन है, सूट पहना हुआ है, तू वैसा बन के जरा उस लुक को लेकर आ सकता है ताज लैंड्स एंड? मैं क्यों? कह रहा दैट पिक्चर वाज सीन बाय मनी सर एंड ही वांट्स टू मीट यू। मुझे कुछ आइडिया नहीं क्या हो रहा। मैंने कहा अच्छा यार मनी सर मिलना चाह रहे हैं तो चलो चलते हैं। और मैंने शेवेव की, बाल वाल जेल किए, काला सूट पहना, गाड़ी चला के वहाँ चला गया। नीचे मुझे लॉबी में राघव मिला और उसने बोला कि एक यार ये पेपर है, एक ये सीन है, ये पढ़। पढ़ा मैंने। कह रहा बस ऐसे ही रखना। मैं क्यों? कह रहा नहीं, दिस इज द वे यू हैव टू रीड इट। आई सेड या मैन, दिस इज द वे इट हैज टू बी रेड आल्सो ना। कह रहा नहीं, कुछ लोग और आए थे और उन्होंने अपने अपने हिसाब से किए, वो समझ में नहीं आया। मैं कहा अब करना क्या भाई, सूट पहन के यहाँ बैठा हूँ मैं, सीन पढ़वा रहा है तो लॉबी में क्या हो रहा है? वो मनी सर ऊपर अभी थोड़ी देर में बुलाएंगे। सो वी वेंट अप, वेंट टू हिज रूम, और मनी सर को बोला हेलो सर, यू आर कंफ्यूज्ड मैन, मनी रत्नम इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू कंप्लीटली न्यू, आपने 2-3 फिल्में तेलुगु की है ना जी। तो मैं बजाय कि कुछ और बोलने के शुरू हो गए, सर आई हैव सीन हीरो सो मेनी टाइम्स, मेरे पास डीवीडी है। ही आल्सो ही मस्ट बी थिंकिंग कि इसको क्या हो गया यार। सो मैंने कहा सर आई एम बिग फैन,
I have seen Iruvar so many times. I have the DVD, that scene, this scene, whatever. And he's like, okay, have you read the scene? I said, yes, sir. He says, okay, fine, read it in front of me. तो इसी तरह से किसी ने कैमरा पकड़ा और वो सीन शूट किया. नहीं, इज लाइक ओके गुड, ठीक है, ओके यू गो, दैट्स इट. तो मैं आ गया. मैं राघव को पूछ रहा हूँ, भैया बताओ हुआ क्या, क्या है? बोले ये एक दूसरा रोल है, विच इज अ रोल कॉल्ड अरजान कॉन्ट्रैक्टर, एंड इट्स अ फैंटास्टिक रोल. सो since you didn't get that other part, because of the hard work you did, तूने खुद ही टेप किया, तो मुझे लगा यार तेरे में लगन बहुत है करने की. This was exact words he said, verbatim. So when इस रोल की जब बात हुई ना, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले तो हुआ थैंक्स टू राघव एंड थैंक्स टू अनुराग. फिर मैं आया घर, अब मैं सोच रहा हूँ भैया क्या हो रहा है. मैंने आते अनुराग भाई को फोन किया, यार ऐसे ऐसे. कह रहे तेरे को उस रोल के लिए बुलाया है? हाँ. कह रहे यार वो तो फैंटास्टिक रोल है, मैं तेरे को स्क्रिप्ट दूंगा, तू पढ़ लेना, और बहुत कमाल का रोल है. तो उस दिन वहाँ पर ना उनके मेकअप मैन भी थे, तो वो मुझे खड़ा किया, उन्होंने आंखें ऐसे कर रहे हैं, दांत वांत देख रहे हैं. तो मैं कहा सर क्या, and he's holding my hair. बोले सर his hair is thick, so what do we do? He says we shave it. तो मैं shave off my hair, why? He says you're gonna grow old from 28 to 68. Right. तो मैं ये सोच रहा हूँ, मतलब 28 साल की उम्र का दिखा रहे हो, फिर 68 का दिखा रहे हो क्या रहा है? मैंने अनुराग भाई को पूछा, मैंने कहा भाई क्या है? बोले यार तेरा रोल जो है वो 4 डेकेड्स में है. फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ये इस तरह से है. फिर आपको पता कि वो रोल किस कैरेक्टर पे आधारित था. वेरी एक्साइटेड एंड आई, बट अल्टीमेटली वो रोल उतना रहा नहीं फिल्म में. एडिट हो गया रोल वो. लेट्स छोड़िए, बहुत अच्छी फिल्म थी, हिट फिल्म थी. एडिट हो गया. जो भी हुआ, अच्छा. जिस तरह से भी शूट होना था, जिस तरह से भी मुझे समझ में आया था वो. तो एक दिन मैं अनुराग भाई के साथ में बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला तू फिल्म में था ना? मैं कहा हाँ. बोले गुड, बस और मत पूछ कुछ भी. मैं भी चुप रहा. कभी कन्फ्रंट नहीं करते हो डायरेक्टर से कि यार ये हुआ है? कभी नहीं यार, ऐसा थोड़ा ना होता है. आप कैसे कन्फ्रंट कर सकते हो किसी? उनका अपना विजन है. आई नो फिल्म मेकर्स मीडियम है, बट फिल्म मेकर्स का मीडियम है ना, आप उनसे कन्फ्रंट नहीं कर सकते. देखिए क्या होता है, डायरेक्टर कभी कभी ना पूरी फिल्म को, आपको एज एन एक्टर लगता है यार मैंने ये किया इस तरह से, इस तरह से. डायरेक्टर पूरी फिल्म शायद देखकर चल रहा होता है. अगर आपका सब कुछ उस फिल्म में अच्छा है, यू आर लकी. अगर कुछ एडिट हो गया तो आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द बिजनेस, और ये सबके साथ होता है. पर इस सब में एक कॉमन पैटर्न है. आपने जिक्र किया आपके सेल्फ टेस्ट का, और चाहे अनुराग कश्यप गुलाल में आपसे इम्प्रेस थे, यहाँ वो आपके सेल्फ टेस्ट से इम्प्रेस थे, चाहे प्रियंका इम्प्रेस थी फैशन के टाइम पे, राइट? हाँ, उन्होंने भी देखा था गुलाल वाला टेस्ट. राइट. तो ये जो नए एक्टर्स हैं, इस पे अगर आप थोड़ा सा एजुकेट करो लोगों को कि जो नए एक्टर्स हैं, ये सेल्फ टेस्ट, आई थिंक दिस इज समथिंग जो आपको पता है कि कैसे उसमें अपने आप को प्रेजेंट करना है, राइट? थोड़ा इस पे एजुकेट करना, हाउ यू एक्टर्स कैन मेक गुड सेल्फ टेस्ट, व्हाट इज द राइट ट्रिक टू इट और द राइट की टू इट. यू हैव टू रीड इट मेनी टाइम्स. सीन यू हैव टू रीड इट अ लॉट. रीड द सीन. अगर आपको किसी फिल्म की स्क्रिप्ट मिली है या फिल्म की ऑडिशन के लिए आपके पास कुछ अच्छा है, आप पढ़िए उसको, 15 बार पढ़िए. मैं तो पढ़ने के बाद लिखता हूँ उसको हिंदी में, क्योंकि आजकल जो आपको मिलता है वो रोमन इंग्लिश में मिलता है, हिंदी तो कोई देता नहीं है. मेरी कोशिश ये रहती है कि मुझे हिंदी स्क्रिप्ट दो, देवनागरी वाली, क्योंकि पढ़ने में आसानी हो जाएगी ना. तो फिर मैं उसको हिंदी में लिखता हूँ पहले तो, क्योंकि हिंदी में आपको याद जल्दी हो जाएगा. और आप जितनी बार 2-3 बार उसको लिख लोगे तो इट्स मेमोरी, यू नो. फिर उसके बाद में फ़ोन रखो. आजकल तो कन्वीनियंस हो गई यार, फ़ोन रखो, देखो कौन सा आपको अच्छा अपना एंगल लगता है, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो. कोई आपका दोस्त है, अगर उसमें कोई और एक्टर इन्वॉल्व है, उसकी आवाज़ आपको चाहिए, किसी को बोलो यार शूट कर मेरे साथ आके, उसको एनालाइज करो ना आप. देखो डायरेक्टर का विजन तो अपना विजन है, बट आपको अपनी तरफ से मेहनत तो करनी पड़ेगी, एटलीस्ट टू गेज हाउ यू कैन मेक इट बेटर. तो करिए, आप सेल्फ टेस्ट करो, घर पे बैठ के पढ़ो, किसी दोस्त यार को बुला लो, तू डायलॉग बोल. दिस हैपेंस इन हॉलीवुड ऑल द टाइम. सो आई हैव बीन ऑडिशनिंग फॉर अ लॉट ऑफ सीरीज एंड फिल्म्स फॉर हॉलीवुड एज वेल. 4-5 कर चुका हूँ मैं. तो उनका हमेशा यही आता है, दे सेंड यू अ स्क्रिप्ट
हमारे यहाँ हॉलीवुड की कास्टिंग में पूर्वी लवन्या है. शी इज़ अ वेरी बिग कास्टिंग एजेंट. शी डज अ लॉट ऑफ कास्टिंग फ्रॉम साउथ एशिया. तो पूर्वी मेरी दोस्त भी हैं, वो मुझे भेजती रहती हैं कुछ ना कुछ. उसमें डिस्क्रिप्शन होती है सिर्फ, और आप पूछोगे भी यार ये है क्या, बोले जस्ट रीड इट एंड डू इट द वे यू वांट. तो उसमें भी ये होता है कि कई बार दूसरे एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. आप किसी फ्रेंड को बुला लेते हो, यार चलो मेरे साथ जरा पढ़ना थोड़ा सा. तो वो सब करना पड़ता है. उसके बाद में यू डू 5 टेक्स 10 टेक्स एंड सी व्हाट्स बेस्ट फॉर यू. अपने आप को एनालाइज कर सकते हो आप उतना तो, है ना, कि यार ये अच्छा लग रहा है मुझे. देन रेस्ट इज देयर चॉइस व्हाट दे वांट. और फिर मुझे पता है एक चीज़ और लगती है, अगर आप थोड़ी सी इस तरह की मेहनत करो ना, तो यार वो फिर फिल्म मेकर को समझ में आती है कि एफर्ट हाँ, एफर्ट डालने की बात होती है. बिकॉज आज की डेट में अगर आप फिल्म बनाएंगे या मैं फिल्म बनाऊंगा, तो कोई अपनी तरफ से अगर मेहनत करके आया होगा, या मुझे लग रहा होगा यार ही इज़ ट्राइंग रियली हार्ड टू डू थिंग्स, तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना कि यार मेहनती है, बजाय कि सिर्फ ये को कि हाँ भाई मैं आ गया हूँ, बताओ क्या करना है. अर्जुन, हम डायरेक्टर्स की बात कर रहे थे. आपने कई डायरेक्टर्स के साथ काम किया, काफ़ी नोन और दोस्ती भी रही है. मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे राम गोपाल वर्मा जी के साथ आपकी काफ़ी अच्छी रही है, उसके बाद आपने मधुर सर के साथ काम किया. वो रियलिस्टिक सिनेमा बनाते थे चीज़ें वहाँ पर. आपको क्या लगता है कि अभी मौजूदा दौर में ऐसी क्या वजह है कि ये अब उस तरह से नज़र नहीं आते ना, उनकी फिल्में आ रही है या जो आ रही है उस तरह से वर्क नहीं कर रही? क्या लग रहा है, क्यों चीज़ें रह गई हैं? आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ गुड स्टोरी. दोनों नाम आपने जो लिए, उन दोनों डायरेक्टर्स ने डायरेक्शन दी है फिल्म इंडस्ट्री को, सिनेमा को. मधुर सर की बात करें तो उनकी जितनी भी फिल्में आपने देखी हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्में हैं. गैंगस्टर सिनेमा की इजाद करने वाले राम गोपाल वर्मा सर हैं. उन्होंने एक डायरेक्शन दी है गैंगस्टर सिनेमा बनाने की. इट्स अ मैटर ऑफ अ गुड स्टोरी है. शायद उनकी जो कहानियाँ बीच में आई वो शायद नहीं चली, क्योंकि स्टोरीज शायद नहीं वर्क करी, बट दे आर एट इट. आई थिंक रामू सर कर रहे हैं, 2 फिल्में और कर रहे हैं. मैं उनसे रिसेंटली मिला था, मैंने फिर उनसे अपनी इच्छा जाहिर की, भाई सर आई स्टिल वांट टू वर्क विद यू, आई हैव बीन टेलिंग यू फॉर सो मेनी इयर्स. तो जब अच्छी कहानी उनको समझ में आएगी जहाँ मैं फिट हो रहा हूँ, तो डेफिनेटली करेंगे. मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार आपने मधुर जी के साथ में इतनी बड़ी फिल्म की है फैशन, उसके बाद क्यों नहीं काम किया? क्योंकि उसके बाद जो फिल्में बनाई वहाँ मैं नहीं फिट हो रहा था, तो उसमें मैं कंप्लेंट थोड़ा ना कर सकता हूँ. वो खुद मुझे बोलते हैं, बोले यार तू मेरी फिल्म का हीरो था फैशन का, अब मैं तेरे को अगर नहीं डाल पा रहा हूँ किसी और फिल्म में उस कैपेसिटी में, तो मैं कैसे करूँ? सो दैट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन. जब उनको लगेगा कि मैं फिट हो रहा हूँ किसी कहानी में, आई एम श्योर आई विल बी गेटिंग द कॉल. कभी बात हुई राम गोपाल वर्मा जी से कि ट्विटर पे जो वो एक बढ़िया उनका स्वैग है, वो वीडियोस डालते हैं अनफिल्टर्ड. देखें आपने वीडियोस, कभी उनका ट्विटर देखा है आपने? राम गोपाल वर्मा सर का ट्विटर पे नहीं, उनका ओवरऑल बड़ा कमाल का स्वाग. आधी से ज्यादा इंडस्ट्री के टेक्नीशियंस उनके असिस्टेंट रहे हैं जी. सो ही इज हिज फिल्मोग्राफी इज माइंड ब्लोइंग. राइट. तकरीबन 100 से ऊपर फिल्में उन्होंने डायरेक्ट, प्रोड्यूस, राइट सब कुछ किया है. तो आप सोचिए कितनी बड़ी उनकी बॉडी ऑफ वर्क है. बट द काइंड ऑफ लाइफ ही इज लिविंग एंड द वे ही शोकेस, मतलब ही इज फेयरलेस. मैं देखता हूँ कि जो ये डायरेक्टर्स हैं, संदीप रेड्डी वांगा एज वेल, राम गोपाल वर्मा, ये लोग डरते नहीं अपनी बात करने से. ये जैसे हैं ना वो वैसे ही दिखाते हैं. रामू सर का मैं देखूँ तो वो बड़ा अपना पार्टी करते करते कुछ भी वीडियोस डाल देंगे, कभी कभी अब्यूज़ कर लेंगे. एक दिखा था एक महिला के पाँव के साथ वो कुछ कर रहे थे. देखा? मैंने नहीं देखा. नहीं देखा. Okay. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. अच्छा, हम बात कर रहे थे संदीप रेड्डी वांगा की. अभी आपने काम किया उनके साथ कबीर सिंह मेरा. रिसेंटली उन्होंने एक ट्वीट किया इनडायरेक्टली फॉर दीपिका पादुकोण. यू मस्ट बी नोइंग इट, राइट? राइट. तृप्ति वाज कास्टेड इन द फिल्म, राइट? जब आप उनके साथ काम कर रहे थे, कभी लगा उनके साथ कि ये इजी टू वर्क है या टफ टू वर्क है? किस तरीके के इंसान है, और क्या वो सच में ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है? स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं, कमाल के टेक्नीशियन भी हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं. यह प्रूव हो चुका है. उनकी जो 2 फिल्में हैं दोनों ब्लॉकबस्टर हैं. जो अभी अगर हम बात करें कि उन्होंने क्या ट्वीट किया या किसके बारे में किया, आई थिंक बोथ द पार्टीज आर इक्वली प्रोफेशनल, इक्वली प्रोफिशिएंट, इक्वली बिग स्टार्स इन देयर ओन वे. अभी उनकी पर्सनल इक्वेशन पे मैं क्या कमेंट कर सकता बट व्हाट मेक्स संदीप रेड्डी वांगा fearless director? Because he's fearless in life. He's fearless in saying his stories.
ही इज़ फियरलेस, ही इज़ कन्विंसिंगली ferocious about what he wants to do in cinema. बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं यार. मतलब ये मेरे कहने से क्या होता है, उनकी फिल्में देख लो अगर आप, तो वो अनकन्वेंशनल तरीके से बात कहने वालों में से हैं. और जैसे मैंने बोला कि इट्स अल्टीमेटली अबाउट द एक्सेप्टेंस बाय द ऑडियंस. ऑडियंस ने उनके सिनेमा को एक्सेप्ट किया, सराहा, अप्रिशिएट हर तरह से किया, इसीलिए वो फिल्में ब्लॉकबस्टर है, गाने ब्लॉकबस्टर हैं, सिचुएशंस जो हैं उनकी वो, अब आई डोंट नो, कल ही मेरे को क्या बोल रहा था कि कबीर सिंह से मेरे और शाहिद के कुछ ब्रदरली मीम्स दोबारा से ऑनलाइन आ रहे हैं. तो दिस इज़ व्हाट यू वांट, राइट? रिपीट वैल्यू ऑफ व्हाट यू डन. राइट. बट फिल्म मेकर्स मीडियम है, राइट? उनको पता है एक्टर्स से काम कैसे निकलवाया जाता है. मुझे इस पर एडुकेट करना, व्हाट इज़ हिज प्रोसेस, कैसे डील करते हैं एक्टर्स के साथ? यार ही इज सो कन्विंसिंग इन हिज ओन क्राफ्ट कि आपको फॉलो करना ही पड़ता है. वो जो उन्होंने सोचा हुआ है वो इतना थरली सोचा हुआ है कि ही बिलीव्स इन शूटिंग दैट सीन दैट वे, एंड एज एन एक्टर यू हैव टू गिव इट दैट. बट अगर कहीं एक्टर फंस गया है और बहुत टेक्स हो रहे हैं, तो बहुत डायरेक्टर्स जो हैं वो एग्रेसिवली बोलते हैं, डांटते हैं या चिल्लाते हैं माइक पे. वो कैसे डील करते हैं? कभी हुआ है कि आप कहीं सीन में अटक गए? नहीं, टचवुड मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं, क्योंकि जिस तरह से भी उन्होंने सीन मुझे करने को बोला मैंने वैसा किया, एंड दैट्स द रीज़न द केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन वर्क्स वेरी ब्यूटिफुली. और मेरी उनसे अच्छी दोस्ती है, अभी भी बात होती है, कभी मुलाकात, कभी फ़ोन पे बात. मैं उनसे गाइडेंस भी लेता रहता हूँ कई बार चीज़ों के ऊपर, एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम अगेन. और एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि जैसे जो ये पूरी बात हुई, तो इसमें जब साइन होता है, जब कोई कास्टिंग आपको बताई जाती है कि इस तरह से रोल है ऐसे, और जब आप फ्लोर पे जाते हो और उसमें चेंजेस होते हैं, तो वो चीज़ें कैसे वर्क करती हैं? कि क्या वो सही आर्टिस्ट वहाँ पर अपने बातें कह सकता है कि ये यार पहले नहीं बताया गया था, अब ये मैं नहीं कर रहा, तो राइट और रॉन्ग में क्या आ जाता है वहाँ? नहीं, राइट रॉन्ग नहीं होता, ये म्यूचुअल डिसीजन होता है हर चीज़ का. कई बार डायरेक्टर को नहीं समझ में आ रही कोई बात, कई बार एक्टर को समझ में नहीं आ रही. तो सी, फिल्म मेकिंग इज़ एन एक्यूमुलेटिव प्रोसेस, मतलब अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता. तो हमेशा हर चीज़ को शूट करने का एक म्यूचुअल डिसीजन ही होता है. कोई भी अकेला मतलब काम नहीं कर सकता कि मैंने जो एक लकीर खींच दी उसी तरह से होगा, नहीं तो नहीं होगा. ऐसा नहीं होता कभी भी किसी भी फिल्म में. आप इस चीज़ के लिए सही है कि जब चीज़ें अगर चेंज हो रही हैं तो उस तरह से वर्क करो, और अगर नहीं जम रहा है तो फिर हट जा रहे हैं पहले, क्योंकि ऐसी चीज़ें पहले भी हुई हैं, बट इस तरह से खुल के नहीं आती. सुदीप वांगा ने जो खुलकर अपनी बात की, क्योंकि वो उस तरह से फेयरलेस है, वो बातें कह देते हैं. हाँ, पर नॉर्मली हम देखते नहीं, वो मीडिया को एक मसाला मिल जाता है कि यार ये तो क्या बात हो गई, और दो बड़े नाम है. तो इस चीज़ों को क्या दबाना सही रहता है या इस तरह से आपने खुद ही बोला कि मीडिया को मसाला मिल गया, ऐसा रोज ही होता है. तो वाई मेक एंटरटेनमेंट आउट ऑफ दिस? उन्होंने अपनी बात कही, किसी को नहीं समझ में आई, किसी ने बात कही, उनको नहीं समझ में आई. तो उस चीज़ को मुझे लगता है कि वहीं तक छोड़ देना चाहिए, बजाय कि उसको एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन या एंटरटेनमेंट लेके हम उस चीज़ को घसीटते रहें जब तक चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाए. आई डोंट एग्री विद दैट. राइट, मेक सेंस. मैंने एक चीज़ आपके बारे में ऑब्जर्व की अभी बैठे बैठे. आपने कहा कि आपको फिल्में करनी है, उरी, एनिमल, ऐसी फिल्में आपको करनी है. एज एन एक्टर आप में बहुत क्लैरिटी है जो बाकी एक्टर्स में नहीं होती, कि मुझे इस टाइप का स्पेसिफिक काम करना है और मैं इसमें फिट होता हूँ. हैविंग सेड दैट, क्या आपने अभी नियरली 2.5 डेकेड्स आपने कवर कर लिया है, 2001 से आप काम कर रहे हैं, क्या अभी आप उस फेज़ में हैं इंडस्ट्री में कि आपको ऑडिशन देने पड़ते हैं, या जस्ट कॉल यू कि हाँ लुक टेस्ट में आ जाए एंड यू आर सिलेक्टेड, या स्टिल इट्स द ऑडिशन प्रोसेस फॉर एवरी फिल्म? इट्स नॉट अबाउट, ऐसा नहीं होता कि आपने अगर बहुत सारा काम कर लिया है तो ऑडिशन नहीं देना या देना है. कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर दे वांट टू डू अ लुक टेस्ट. अब मैंने दाढ़ी बड़ी बढ़ाई हुई है, किसी फिल्म के लिए बढ़ाई हुई है, बिकॉज दे वांटेड टू सी हाउ आई विल लुक विद अ फुल ग्रोन बियर्ड. और मैं अगर वो सीन कर रहा हूँ तो वो लुक टेस्ट हुआ. अभी रिसेंटली किया मैंने, महीना भर पहले किसी फिल्म के लिए किया, बिकॉज वो देखना चाह रहे थे कि इस लुक में किस तरह से मैं फिट बैठ रहा हूँ. तो वो कोई भी एक मेथड नहीं है. कई बार वो लुक टेस्ट करना चाहते हैं, कई बार अगर आप उनको लगता है कि नहीं यार ये करेगा काम, ये बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनको इतना कॉन्फिडेंस भी मेरे पर है कि यार ठीक है यार अर्जुन है तो मुझे पता है सीन शूट कर लेगा ऐसे. तो इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. ऐसा नहीं होता कि, और ये ईगो वाली बात भी नहीं है.
हाँ, कई बार ऐसा ज़रूर हो जाता है कि आपको किसी ने फ़ोन किया जिसको आपके बारे में, आपकी फिल्मोग्राफी के बारे में पता नहीं है। वो चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ होती हैं कि यार भैया तुम मेरा कॉल body कर को रहे हो तो हाँ। कम से कम देखो तो सही कि भाई किस चीज़ के लिए कैसे कॉल कर रहे हो। वो चीज़ें वो होती हैं, वो फिर आप उसको बड़े डिप्लोमेटिकली टैकल कर लेते हो और क्या होता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि लोग देखते हैं कि यार हाँ सन ऑफ सरदार, क्रुक, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में, बट नाम क्या था, गूगल करना पड़ेगा, ऐसा होता है आपके साथ कभी? पीपल नो यू फ्रॉम द नेम। टचवुड ऐसा कभी हुआ नहीं है। whoever has come to me has come asking taking my name। मगर कभी कभी होता है कि लोग थोड़ा फिल्टर लगाना भूल जाते हैं। कई बार एक्टर्स के साथ ऐसा होता है कि लोग फिल्टर नहीं लगाते हैं, जो उनके मन में आए बोल देते हैं। या कभी एक बड़ी अच्छी कमाल की आपने देखी होगी, एक इंटरव्यू है शाहरुख खान सर का। उन्होंने बताया कि मैं हीथ्रो एयरपोर्ट पे भाग रहा हूँ और भागते भागते एक लेडीज़ उनके पीछे भाग रही हैं और बोल रही हैं आई वांट एन ऑटोग्राफ, आई वांट एन ऑटोग्राफ। ये पता नहीं पिक्चर मांग रही हैं। वो है यूट्यूब पे है उनका एक इंटरव्यू। तो वो कह रहे हैं मैम जस्ट मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, मुझे बोर्ड करने दो, उसके बाद करते हैं। वो जाके अपना बोर्डिंग कार्ड वगैरह लेते हैं और उनको लेडीज़ को उन्होंने बोलते हैं कि ठीक है कम। वो फोटो वोटो खींचती हैं या ऑटोग्राफ देती हैं, उसके बाद में उनको हक कर बोलते हैं अक्षय आई लव यू। उन्होंने खुद बोला ये इंटरव्यू में, शाहरुख सर ने खुद बोला ये बात। तो आप क्या ही कह सकते। शाहरुख खान जी को जब ये होता है। हैविंग सेड दैट, आप जब फैशन कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली उससे 3 महीने पहले आपके पिताजी का इंतकाल हुआ था। हाउ डू यू डील विद सच सिचुएशंस अर्जुन, जब घर पे वो चल रहा है, दिमाग में वो चल रहा है, और अब मुझे एक फिल्म मिली है विथ वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर मधुर भंडारकर, कैसे डील करते हो उन चीज़ों को? कुदरत करवा देती है यार आपको डील। इसमें कोई आपके अंदर तो हिम्मत है ही नहीं इतनी यार। और इस तरह का वाकया जिस चीज़ से मैं गुजर रहा था, माई फादर हैड पास्ड अवे, तो मतलब वो तो मतलब आपकी लाइफ ही ख़त्म हो चुकी है। मगर काम करना है और वहाँ पर आपको, चाहे उसको आप कह लीजिए मुखौटा लगाना है या फिर आपको अपनी इमोशंस को पीछे रख के काम करना है। आई थिंक मैं अपने बारे में अगर बात करूँ, आई सरप्राइज्ड माई सेल्फ दैट आई वॉज स्टिल वर्किंग एंड बिहेविंग नॉर्मल इन फ्रंट ऑफ पीपल। अंदर मेरे कुछ भी चल रहा था, बिकॉज वो चीज़ तो लाइफ लॉन्ग ईजी नहीं है आपके लिए। तो इसके पीछे मैं इसके बारे में क्या ही कहूँ, मतलब ये सम पावर, समथिंग, सम ब्लेसिंग्स ऑफ योर फादर, दे आर वर्किंग फॉर यू। राइट, यू That's बिलीव only- देयर इज एनर्जी, बिकॉज विराट कोहली जी के भी एक सेम किस्सा था। हाँ रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे, उनके पिताजी की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट डे वो गए, उन्होंने बैटिंग की और जिताया टीम को, एंड देन ही सेड इन एन इंटरव्यू कि इट वाज नॉट मी, कुछ तो पावर थी वरना मेरी हैसियत नहीं है। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री विद हिम। आपकी यार इंसानी तौर पे आपकी क्या पावर है? कुछ भी नहीं है। जी, खड़ा खड़ा आदमी गिर जाता 2 मिनट में खत्म। सो देर इज सम एनर्जी, सम पावर, सम हायर पावर विच इज रनिंग द होल शो, यू नो। तो वही आपके अंदर जो करंट है, वही तार वहीं से जुड़ा हुआ है, वही आपको करंट दे रहा है। और जब उस करंट में थोड़ा सा वोल्टेज कम हो जाती है तो लगता है कि ये सिचुएशन खराब है, तो फिर आई थिंक कोई ना कोई तो बटन दबा के उसको ठीक करता ही है ना। क्या नाम देते हो उस पावर को आप? पता नहीं यार उसको क्या कह सकते हैं आप, गॉड भी कह सकते हैं, एनर्जी भी कह सकते हैं। आप क्या कहते हैं पर्सनली? मैं तो यार उसको नेचर ही मानता हूँ, गॉड ही कहते हैं सब लोग। हालांकि मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि जब बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, आई डोंट थिंक सो। यू डोंट थिंक सो? नहीं, आई डोंट थिंक। ऐसा नहीं होता कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ख़राब भी होता है और बहुत बार ख़राब होता है। अब उस चीज़ को आप पैसिफाई कर सकते हैं अपने आप को ये बोल के कि यार जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अगर आपने अभी बात करी कि जैसे आई एम गेटिंग टू शूट अ फिल्म 3 months आफ्टर माई फादर हैड पास्ड अवे, या फिर आपने उनका एग्जाम्पल दिया विराट कोहली के, उनके नेक्स्ट डे उनको खेलना था, तो ये क्या अच्छा हुआ? बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ ना कि आपको इंसानी तौर पर इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही हो अंदर, बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर नॉट अ मशीन, यू ह्यूमन बीइंग, यू हैव गॉट ऑल द इमोशंस पॉसिबल इन योर सेल्फ, राइट? दैट्स व्हाई यू ह्यूमन। नहीं तो फिर हम लोग मशीन बन जाएंगे ना, कि धरती पे आए हो आप इंसान के रूप में, और अगर आप में कोई इमोशंस ही नहीं है तो फिर तो मशीन हो आप। आजकल तो मशीनों में भी एआई आ गया है उसमें भी इमोशन है। तो इंसान तो इमोशनल बीइंग है।
तो मैं ये चीज़ नहीं मानता हूँ कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार। हाँ, कभी कभी ये होता है कि आप किसी सिचुएशन से बच गए, उस टाइम पर ये बातें ज़रूर की जाती हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। हमेशा जो हुआ अच्छे के लिए वो नहीं मैं मानता। फैशन फिल्म की बात करें तो उसमें एक सीन है, इसमें एक गे कैरेक्टर आप पर हाथ रखता है और वो आपको कहता है कि आगे बढ़ना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जब आप इंडस्ट्री में आए थे तो क्या आपने ऐसे सेम सिचुएशंस कभी फील की कि इस तरीके से? ऐसा कभी हुआ नहीं एक्चुअली। कभी किसी ने वो कास्टिंग काउच नहीं, टर्म नहीं। यूज़ करते? कभी नहीं किसी की? मेरी शक्ल देख के लगता है यार कास्टिंग काउच की कोई बात करेगा। मुझे वैसे ही लोग बोलते हैं तो साले हमेशा गुस्से में दिखता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ओके। ऐसा हुआ नहीं। एक आपकी फिल्म थी रुस्तम, हाँ। और उससे बहुत मीम्स भी बने हैं, आपको पता होगा एक सीन है जिसमें मैं खुद शॉक था जब मैंने फिल्म थिएटर में देखी। टावल नहीं गिरा। मैंने कहा टावल ही नहीं गिर रहा। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब मैं मुझे टावल बहुत लोगों ने बोला अरे टावल क्यों नहीं गिरा, मैंने कहा उसके अंदर बहुत सारे सेफ्टी पिन और टेप वेप लगा के जोड़ा हुआ था। मेरे फादर ने बात वैसी उस time पे। वो सिचुएशन ऐसी थी, उसमें ऑब्वियसली यू हैव टू टेक दैट सिनेमैटिक लिबर्टी कि भाई उसने टावल बांधा हुआ है और उसी में एक्शन कर रहा है, उसी में लड़ रहा है। तो अब सोचो यार, अगर वो टावल गिर जाए तो कितना अटपटा लगेगा। बट उसी फिल्म में एक आपके हाथ से गन कुछ अक्षयबाजी को लग गई थी, हाँ, तो वो नाराज हो गए थे या ही वाज? नहीं, नाराज नहीं हो गए थे। वो होता ही है कभी कभी। देखिए, सीनियर एक्टर हैं, वी हैव बीन, आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ अक्षय पाजी। उनको देखकर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं यार। मतलब मार्शल आर्ट्स मैं स्कूल में इसलिए स्टार्ट की बिकॉज आई यूज्ड टू लुक एट हिम डूइंग ऑल दोज किक्स, सो आई टुक अप टाइक्वांडो एंड आई हैव बीन डूइंग प्रैक्टिसिंग टाइक्वांडो एवर सिंस। होता है एक्शन वैक्शन करते हुए। और वो लकड़ी की वो डमी गन थी, तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। 2 बार मेरे हाथ से जो है छूट गई, तो एक बार वो छूट के जो है उनके ऊपर गिर गई। दैट्स इट। ही वाज नॉट अपसेट और एनीथिंग। इनफैक्ट ही वाज लाइक अरे यार क्यों परेशान हो रहा है तू, ये कर, ऐसे कर। इट्स बीन नियरली 3 decades इन द इंडस्ट्री, राइट? कुछ इनसिक्योरिटीज हैं अभी? यू वेरी सिक्योर इन योर करियर? यार इनसिक्योरिटीज देखो क्या है, फॉर एन एक्टर इनसिक्योरिटीज इस तरह से चलती हैं कि मुझे इस तरह की फिल्म करनी है, मुझे वो फिल्म करनी है, वो फिल्म मुझे मिल जाए। That's, if you call that insecurities, I think that's a process of any profession. You want to progress in your profession, even if you're working in a corporate setup, आपका हमेशा ये रहता है ना यार मुझे इसकी पोजीशन हायर चाहिए। उसको इनसिक्योरिटी नहीं कहेंगे, उसको प्रोग्रेशन कहेंगे। तो फॉर एन एक्टर it's a good thing that you are never satisfied, and that's the reason you keep evolving yourself and you keep progressing in life. अगर आपको ये लगना शुरू हो जाए अच्छा यार मैंने ये सब कर लिया, अब मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, तो फिर कहानी खत्म है। आपको हमेशा ये लगता रहता है, क्योंकि फिल्म मेकिंग तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ना। आप जाकर एक अच्छी फिल्म देख कर आएंगे, आप मिशन इम्पॉसिबल देख कर आएंगे, तो आपको लगेगा यार मुझे वैसे स्टंट करने हैं। तो इन अ वे इट्स अ गुड थिंग कि आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, बिकॉज दैट कीप्स यू ऑन योर टोज, दैट कीप्स यू वांटिंग फॉर मोर, दैट कीप्स योर हंगर अलाइव। और मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एन एक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप पहली फिल्म में अपनी फील कर रहे थे, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो डर हो, चाहे वो अपने आप को प्रूव करने का एक जज्बा हो, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा एंड यू शुड कीप फीलिंग लाइक दैट ऑल थ्रू योर करियर। फिर तो आप काम करते रहोगे अच्छा। नहीं तो फिर कभी कोई भी होता है कि आप कहते हो यार उस एक्टर ने हाउ डिड ही पोर्ट्रे दिस पार्ट, इट लुक्स लाइक ही स्लीप वॉकिंग थ्रू इट। वो नहीं होना चाहिए ना कभी भी। फिल्म चले नहीं चले, आपका काम अच्छा है, लोगों को लगना चाहिए यार उसने काम तो बहुत सही किया। आपकी सिंसियरिटी तभी नजर आएगी और तभी आपकी कहानी भी आगे बढ़ेगी। अर्जुन, आपने साउथ में भी काम किया है, बॉलीवुड में भी काम किया है, वहाँ पे कई बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया, एक्टर्स के साथ किया। क्या प्रोसेस में डिफरेंस है मेकिंग की? क्योंकि कई काफ़ी बातें होती है कि साउथ सिनेमा काफ़ी ग्रो कर रहा है, बॉलीवुड की फिल्म उस तरह वर्क नहीं कर रही है। आप एज अ एक्टर क्या देखते हैं, क्योंकि आपका करियर भी वहीं से शुरू हुआ था? मैंने आपको बताया जैसे पहले भी कि एस्पिरेशनल एंड इंस्पिरेशनल वैल्यू उनकी फिल्मों में है। साउथ फिल्म उनकी, मतलब मेरी भी। फिल्म मेकिंग, सब्जेक्ट्स, स्टोरीज, कैरेक्टराइजेशन, उससे बहुत ज्यादा काम किया जाता है। चाहे वो सेट पर 100 लोग हों या 200 लोग हों या 50 लोग ही हों या 10 ही हों, वो उसी भाषा में लिखते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं, जो कुछ है उसी भाषा में कर रहे हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा हम हिंदी से दूर हो गए, हर चीज़ अंग्रेजी में, सारी बातें अंग्रेजी में, स्क्रिप्ट अंग्रेजी में लिखी हुई है सारी की सारी। लोग हैं बोलते हैं मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, किसी और को ट्रांसलेट करने के लिए देता हूँ हिंदी में। ये फ़र्क तो है।
तो जब आप अपनी भाषा से ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपने फिल्में जो है सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्ट के लिए या पर्टिकुलर जगह के लिए नहीं बनानी ना, अपने पूरे हिंदुस्तान के लिए फिल्में बना रहे हो। दूर दराज लोग देखते हैं, जब उनको समझ में भी नहीं आएगा आपका नैरेटिव, आप क्या कहना चाह रहे हो, तो फिर फिल्म कैसे चलेगी? जबकि वो लोग अपने ही वहाँ की कहानी ढूंढ के, अपने ही वहाँ के कैरेक्टर्स ढूंढ के उनको लार्जर देन लाइफ बना रहे हैं, जो कि आम इंसान देखता है यार मुझे ऐसा बनना है, उसमें वो इंस्पिरेशन ढूंढ रहा है। ये फर्क तो है, बहुत बड़ा फर्क है। तो मैं बेसिकली जो लैंग्वेज यहाँ पर जो हम, क्योंकि यहाँ के स्टार्स जो हैं, बोलचाल का जो तरीका हो गया वो अंग्रेजी ज़्यादा हो गई है, बिल्कुल हो गया। और उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट हमारे सिनेमा में पड़ रहा है, साफ साफ पड़ रहा है। अगर आप किसी सेट पर होते हो तो वहां पर आपको जो समझाया जाता है या जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो भी अंग्रेजी में होती हैं। यार इंग्लिश मीडियम है, सबको बोलनी आती है, हम लोग भी अब इंटरव्यू कर रहे हैं, बीच बीच में अंग्रेजी बोल रहे हैं, बट जब फिल्म शूट कर रहे हो तो हिंदी में है ना, सारा कुछ हिंदी फिल्म है ना। उसमें अगर आप समझाओगे अंग्रेजी में और एक्सपेक्ट करोगे हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके और मैं बोल दूं, तो फर्क तो है ही। बट सर यहाँ मुझे एक चीज़ याद आई, जैसे एक फिल्म मेकर है, रितेश बत्रा नाम है उनका, रितेश बत्रा। ओके। बहुत अमेजिंग फिल्म मेकर हैं, यूएस में शायद रहते हैं, और उनकी भाषा भी अंग्रेज़ी है, इंडियन है पर भाषा अंग्रेज़ी है। लंच बॉक्स फिल्म बनाई उन्होंने, जो कि मुझे बहुत पसंद है वो फिल्म। तो उन्होंने अपने एक्टर्स को ब्रीफ तो अंग्रेज़ी में ही दिया, क्योंकि वो अंग्रेज़ी में बात करते हैं। मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ क्योंकि वो अंग्रेज़ी में आमतौर पर बात करते हैं। तो फिर वहाँ वो चीज़ सटीक कैसे बैठ गई आपके हिसाब से? वहाँ तो लैंग्वेज वाली चीज़ आई बीच में। वहाँ के एक्टर्स आपको पता कौन थे? इरफान साहब और नवाज। वो एक्टर्स का कैलिबर देखो ना आप जी, उनको आप कुछ भी दे दो। इरफान सन, नवाज भाई, मतलब उनकी एक्टिंग तो यार एक क्या बोलते हैं उसको, टेम्पलेट है कि वैसा करना चाहिए, दिस इज द वे यू शुड बी एक्टिंग। दूसरी तरफ निम्रत भी थी, वो भी कमाल की एक्ट्रेस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप बिल्कुल भी यूज मत करो, कई चीज़ें होती हैं, कई बार हमें भी होता है कोई चीज़ अगर शायद समझाने, बिकॉज आप इतनी सारी इंग्लिश बोल रहे हो आपस में कि कभी कभी पता क्या होता है, कुछ चीज़ें आप एक्सप्रेस कर पाते हो बेहतर। जैसे हम पंजाबी की बात कर रहे थे कि कुछ ह्यूमर है वो आप अंग्रेजी में, हिंदी में नहीं बोल सकते हो, वो पंजाबी में बोलोगे तो ईजिली कन्वे हो जाएगा, या कुछ भी बात। कई चीज़ें होती हैं जो इंग्लिश में करनी पड़ती हैं, बिल्कुल करनी पड़ती हैं, मगर कहने का मतलब यह है कि वो इतना हावी नहीं हो जाए कि आप अपनी भाषा को बिल्कुल साइड पे रख के सब कुछ उसी में हो जाओ। जरूर है कि जो हमारी हिंदी फिल्में हैं या सिनेमा जिसको बोल सकते हैं आप, वो पूरी दुनिया के लिए भी है। तो कुछ कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं तो अंग्रेजी में बोले जा रहे हैं क्योंकि सारी दुनिया देख रही है। अब सबको तो हिंदी नहीं समझ में आएगी, तो आपको कन्वे करने के लिए बोलनी ही पड़ेगी, नो डाउट। मगर फिर भी मैं ये कहूंगा कि 90% जिस भाषा में आप काम कर रहे हैं सारा कुछ उसमें होगा, तो सबके लिए आसान हो जाएगा एक पेज पर आना। ये बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, क्योंकि इससे पहले जब भी मैंने जिससे भी सवाल किया तो उनका कहना था कि यार उनका जो डेडिकेशन है, उनका जो वर्क का तरीका है, वो पंक्चुअल है, ये सारी बातें आती थी। ये लैंग्वेज वाली बात आपसे सुनने में, पंक्चुअलिटी तो यहाँ पे भी है यार, ऐसा थोड़ा ना है, हर आदमी पहुंचता टाइम पे। ये हमने क्यों एकदम हिंदी फिल्मों को डिस्कार्ड कर दिया ये बोल के कि यार यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म नहीं है। प्रोफेशनलिज्म ना हो तो फिल्में कैसे बनेंगी यार? जी, और इतनी ज़्यादा फिल्में बन रही हैं, प्रोफेशनल है, बिल्कुल है, टेक्निकली बहुत प्रोफिशिएंट है हम लोग, ऐसी बात नहीं है, कमाल कमाल के टेक्नीशियंस हैं, हमारा म्यूजिक बहुत कमाल है। तो ये कहना कि वहाँ प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा टाइम बाउंड है, टाइम बाउंड इस हिसाब से है कि वो फिल्में बहुत जल्दी बना के और जल्दी रिलीज़ कर देते हैं। ये ज़रूर है कि उनका एक सेट टाइम है। जैसे मैंने कई बार नोट किया कि अगर 7 बजे की शिफ्ट है तो इसका मतलब ये है कि 7 बजे कैमरा ऑन हो जाएगा, तो आप 5:30 बजे आइए, आधा पौना घंटा तैयार हुई, आधा पौना घंटा अपनी मेकअप वगैरह करा के रेडी बैठिए, 7 बजे वो है कैमरा ऑन कर देंगे। उसके बाद ठीक है, एक सीन हो गया, शूट हो गया, जो भी है, ब्रेकफास्ट कर लो, उस तरह से फ़र्क है थोड़ा सा। प्रोफेशनलिज्म की बात की आपने, जैसे अभी अक्षय सर की बात करें तो बहुत प्रोफेशनल एक्टर है, टाइम पे शूट होता है, टाइम पे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, बट उनके बारे में एक बात कही जाती है कि जब वो सीन करते हैं तो स्क्रिप्ट पीछे रहती है। आपने उनके साथ काम किया है? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो नहीं देखा यार ऐसा। हम लोगों ने जितने भी सीन शूट किए दे वर एब्सोल्युटली फाइन, कोई पीछे कोई पकड़ के खड़ा नहीं है स्क्रीन पीछे, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगा ऐसा कुछ भी, बिल्कुल सही बताऊं तो। ओके, ठीक है। अगर आपकी बात करें तो
फैंस जब आपसे मिलते हैं तो सबसे ज़्यादा किस फिल्मों की चर्चा होती है आपकी पूरी फिल्मोग्राफी पे? वो सबसे ज़्यादा किन की बात करना? ये डिपेंड्स किसको कौन सी फिल्म अच्छी लगी है। एक फिल्म पैशन है, उसको तो सभी पसंद करते हैं, सबको अच्छी लगती है। काफ़ी लोग हैं उन्होंने जो ऐसी फिल्में हैं जो उन्होंने नहीं भी देखी, जैसे एक फिल्म है बहुत लोगों ने देखी, बॉबी जासूस, विद्या विद्या बालन के साथ। अमेजिंग फिल्म। तो कुछ लोग उस फिल्म की बहुत तारीफ करते हैं, कोई रुस्तम की तारीफ कर देता है, कोई कबीर सिंह की तारीफ कर देता है। बहुत सारे तेलुगु फिल्मों के ऑडियंस के मुझे मैसेजेस आते हैं कि नेक्स्ट फिल्म कब आ रही है, कब देख रहे हैं। मैंने परसों एक फ़ोटोग्राफ डाली तो उसमें मैंने एक तेलुगु गाना यूज़ किया किसी फिल्म का, तो किसी ने मुझे मैसेज किया कि यार अपनी फिल्म का गाना डालो ना, दूसरा का क्यों डाला है। सो दैट्स अ गुड थिंग ना, दैट्स व्हाट एन एक्टर वांट्स, कि भाई मेरी फिल्मों के गाने भी लोगों को याद हों, मेरी फिल्मों के सीन भी याद हों, फिल्में भी याद हों। तो अच्छा यार, ऐसा ऑडियंस का प्यार मिलते रहना चाहिए। बट अर्जुन, अभी व्हाट आर यू प्लानिंग नेक्स्ट? क्योंकि आप एक करियर में आपने नियरली 3 डेकेड कंप्लीट कर, सो बकेट लिस्ट में क्या है? आप प्रोड्यूस करनी है, डायरेक्ट करनी है, या यू हैव इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पॉलिटिक्स एज वेल? नेक्स्ट प्लान क्या है अभी? सब कुछ है, सब कुछ है। सब कुछ करना है। एक चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जैसे पहले आपको हम लोग बात कर रहे थे कि मतलब मुझे किसी को कोई चीज़ प्रूव नहीं करनी, मुझे अपने आप को करनी है। हर तरह से मुझे अपने आप से ही कंपटीशन लगता है कि मैं अपने आप को कितना बेटर कर सकता हूँ। और इसमें कोई एरोगेंस वाली बात नहीं है कि मैं अपने आप को बहुत कुछ अलग समझ रहा हूँ। जो भी क्षमता है, जो भी कैपेसिटी मुझे कुदरत ने दी है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, और वो मेरी अपने आप से लड़ाई है। जब तक नहीं पहुँचूंगा तब तक सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा। प्रोडक्शन में आना, आजकल सभी फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कोई ऐसा मौका आएगा कि मुझे फिल्म प्रोड्यूस करने का किसी के साथ मिलके मौका मिलेगा तो व्हाई नॉट। डायरेक्शन के हिसाब से मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि तो यार कभी कभी तू डायरेक्टर की तरह भी सोचता है। तो आई थिंक दैट्स इन एवरीबडी एज अ क्रिएटिव पर्सन। आप जब एज एन एक्टर होते हैं तो आप इतना काम करने के बाद में आपके दिमाग में ये चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं जहां आप अपने माइंड में सीन्स, स्टोरीज क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो वो भी है। बाकी रही पॉलिटिक्स की बात, तो हाँ बिल्कुल कोई एवर्जन नहीं है पॉलिटिक्स से। जब मौका मिलेगा तो बिल्कुल करेंगे। अनफॉर्चुनेट टाइम पे हम जी रहे हैं। मुझे कभी भी लगता है कि वो टाइम बहुत अमेजिंग था, जब एक्टर्स को या मुझे एज एन आर्टिस्ट कुछ बनना है तो मेरे पास सोशल मीडिया का इतना नहीं है। कि अभी क्या है ना कि हर कोई इंसान अपने आप को क्रिएटर समझ के कुछ भी डाल रहा है, और हमारी पॉपुलेशन इतनी है इस कंट्री में कि वो कंज्यूम कर लेती है। क्योंकि इतनी ऑडियंस है ना, लोग बोलते हैं कि क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। क्रिएटर्स से अभी भी 4% ही हैं। क्रिएटर्स जो रेलेवेंट क्रिएटर्स है वो बहुत थोड़े हैं ना वो यार। तो बहुत कम है। हाँ, तो ये कंज्यूम पॉपुलेशन करते हैं आप कुछ? नहीं मतलब कंज्यूम मतलब आप ऑब्वियसली चीज़ें तो देखते ही हो, क्योंकि और कोई मीडियम है ना। आजकल तो आपका टीवी, न्यूज़पेपर जितना भी है सब कुछ आपके फ़ोन में ही आ गया है। मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। एविएशन तो ऑब्वियसली उसके बारे में मैं काफ़ी कुछ जो है इंस्टाग्राम पे एविएशन से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, ये मेरे थोड़े से इंटरेस्ट होते हैं, क्योंकि उसमें आपको ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव मिल जाती हैं बहुत सारी। हाँ, तो वो तो यू कीप स्क्रोलिंग ना, जब तक हाथ दर्द नहीं होते आपके। बट एविएशन की बात हम कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुशांत सिंह राजपूत जो थे, उनका एक बकेट लिस्ट थी टू गेट अ पायलट लाइसेंस। उन्होंने एक पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे रील, शायद वो कुछ प्रेप कर रहे थे, आई डोंट नो, बट वो कुछ पायलट लाइसेंस लेके आए थे। हैविंग सेड दैट, अगर किसी इंसान की एस्पिरेशन है कि उसे एक एयरक्राफ्ट कभी ना कभी एक उड़ाना है, तो पायलट लाइसेंस तो अब तो क्या क्या उस चीज़ क्या मैं अभी ले सकता हूँ वो चीज़ें? क्या मैं अभी वो ट्रेनिंग ले सकता हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, या मुझे वो फुल फ्लेजेड पूरा कोर्स करना पड़ेगा फुल टाइम यहाँ छोड़ के? नहीं, वो देखिए, फ्लाइंग इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस। ऐसा नहीं है कि गाड़ी चलानी सीखनी है और कर लिया। टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, और उसके लिए पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने जाके जो है प्लेन में बैठ गए और आपको पता है भी अब ऐसे करो वैसे करो। उसके लिए पहले तो पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, और डिफरेंट स्टेजेस हैं। एक होता है स्टूडेंट, जब आप स्टार्ट करते हैं किसी फ्लाइंग स्कूल में एनरोल करते हैं अपने आप को, तो आपको कुछ स्टडी या ट्रेनिंग के बाद में SPL मिलता है, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। फिर आपको नेक्स्ट स्टेज होती है कि आप और ट्रेनिंग करते हैं और पढ़ते हैं, 60 घंटे सोलो फ्लाइंग करते हैं। इंस्ट्रक्टर के साथ तो करते ही हैं समझने के लिए। सोलो फ्लाइंग भी करनी पड़ती है। सोलो फ्लाइंग आपको 60 घंटे करनी पड़ती है। अब कभी कभी मैंने सुना था वो कम भी हो गई है, 40 घंटे भी कर दिया उन्होंने। 60 आवर्स ऑफ सोलो फ्लाइंग करनी पड़ती है ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट में। उसके बाद आपको एग्जाम देना पड़ता है, फिर आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस मिलता है। उसके बाद अगर इफ यू वांट टू परस्यू फर्दर, तो आपको 250 घंटे की फ्लाइंग करनी पड़ती है। 250 आवर्स ऑफ फ्लाइंग टू गेट अ CPL, कमर्शियल पायलट लाइसेंस।
और उसके बाद भी आपको पढ़ाई करके एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ, उसको टाइप रेटिंग बोलते हैं, उसके बाद आपको किस तरह के एयरक्राफ्ट के ऊपर ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद वो ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है ना कि मतलब गाड़ी चलाना सीख लिया तो ये भी चला ली वो भी चला ली। हर एयरक्राफ्ट का सिस्टम डिफरेंट है, हर एयरक्राफ्ट की फ्लाइंग का जो एक तरीका है वो अलग है। बट कमर्शियल फ्लाइट लाइसेंस नहीं, अगर उसके लिए बहुत टाइम लगता है यार। कमर्शियल फ्लाइंग के लिए तो यू हैव टू, नहीं कमर्शियल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी इंसान का बकेट लिस्ट है मुझे लाइफ में नहीं उड़ाना, बट फॉर सम टाइम आई वांट टू फील दैट, तो इज देयर एनी वे आउट फॉर पीपल कि उसके लिए तो आप फ्लाइंग स्कूल में एनरोल कर लीजिए और एसपीएल की पहले तो पढ़ाई करो स्टूडेंट पायलट लाइसेंस की, उसके बाद इंस्ट्रक्टर के साथ करो फ्लाइंग। और ड्यूरेशन कितना होता है? उसके लिए टाइम लगेगा, महीना 2 महीने तो लगते हैं आराम से। हाँ इतने में हो जाता है ना, 2-3-4 महीने में। हाँ वो डिपेंड करता है। देखो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप किस फ्लाइट स्कूल से ट्रेनिंग ले रहे हो, वहाँ पर कितने एयरक्राफ्ट हैं, आपको कितना टाइम मिलता है एयरक्राफ्ट के ऊपर। ओके, फिर इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो। राइट। पर हाउ मच इज द डिपेंड्स, अप्रॉक्स बॉलपार्क नंबर? आई थिंक मतलब आपको अगर पीपीएल करना है तो आराम से 15 से 20 लाख रुपए लगते हैं, क्योंकि पर आवर एयरक्राफ्ट फ्लाइंग करना, राइट। तो उसका पर आवर का आपका चार्जेस है, फिर आपके पढ़ाई के चार्जेस हैं, फिर आपके क्लासेस जो लेंगे उसमें, तो वो तो लगेंगे, पैसे उतने लगेंगे। आपने लास्ट टाइम कब किया था? यार अभी थोड़ा टाइम हो गया, बीच बीच में जाता रहता हूँ मैं। हाँ। और कहाँ जाके ये? मैं कहीं भी चला जाता हूँ जहाँ मिल जाए मौका जहाँ मुझे फ्लाइंग करने का मौका मिल जाए। पटियाला फ्लाइंग क्लब में मेरे दोस्त थे, वो नाउ ही इज़ अ पायलट, ही वॉज अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर ओवर देयर, नाउ ही इज़ जॉइन इन एयरलाइन। उनके साथ मैं कभी वहाँ गया तो उनको फ़ोन कर दिया, उनके साथ फ्लाइंग कराए जाके। सैन फ्रांसिस्को के पास एक जगह है ट्राई वैली में, लिवरमोर, तो लिवरमोर में एक फ़्लाइट स्कूल है, उसके ओनर पीट संधू मेरे दोस्त हैं, उनका खुद का फ्लाइट स्कूल है। और उसके बाद में इट्स कॉल्ड फाइव रिवर्स एविएशन पंजाब। ओके। Oh. या तो वहाँ पे उनके पास 4-5 एयरक्राफ्ट हैं, उनके साथ जाके, अब क्योंकि ये है कि इजीली वहाँ पर एक्सेस मिल जाता है, एयरक्राफ्ट्स हैं, तो उनके साथ कभी सैन फ्रांसिस्को सैन होजे चले गए फ्लाइट करके, कभी कहीं चले गए, कभी बे एरिया के ऊपर से आप फ्लाइंग करके आ गए अलग अलग एयरक्राफ्ट्स में, तो चलता रहता है। आई बीन इचिंग टू गो। अभी मुझे ये है कि बीच में काफ़ी ब्रेक आ गया, तो अब जाके जो है एक बार फिर से फ्लाइंग की जाए। और इस बार मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा टाइम अगर ऐसे मिल सके मुझे, महीना 2 महीने, तो एटलीस्ट अपने प्राइवेट लाइसेंस जो है उसकी ट्रेनिंग करके, स्टडी करके, ट्रेनिंग करके, एग्जाम देके प्राइवेट लाइसेंस तो लूँ। अर्जुन भाई, हमने बहुत सारी बातें की। आपकी जब मैं फिल्मोग्राफी की बात करता हूँ, जितनी भी आपकी फिल्मोग्राफी है, लोग बड़ी बकवासें करते हैं कि पार्ट छोटा है ये है, बट वो सारी फिल्में मैं अर्जुन बाजवा के बिना इमेजिन नहीं कर सकता, क्योंकि वो सारी आइकॉनिक फिल्म है और आप सारी आइकॉनिक फिल्मों के पार्ट रहे हैं। जितने भी लोग इस कमरे में हैं जो 90s के लोग हैं, आपने उनके बचपन में कुछ ना कुछ इम्प्रिंट दिए हैं बिकॉज ऑफ योर बॉडी ऑफ वर्क। सो आई वांट टू थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मेरा बचपन अमेजिंग किया है बिकॉज ऑफ योर चॉइसेस ऑफ फिल्म्स। हमने बहुत सारी बात की, कोई ऐसी बात जिस पे हम बात करना भूल गए, जिस पे आपको बात करनी है, तो हम बात कर सकते हैं। We've covered it all. It's good. थैंक यू My सो मच। pleasure. Thank you so much. Thank you so much.